अध्याय 591 अध्याय 487 मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए खुफिया जानकारी है। अध्याय 591 अध्याय 487 मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए खुफिया जानकारी है। प्राचीन योद्धाओं के कंकालों की तरह लंबे सूखे घोड़े की हड्डियों पर सवार, सूर्य की रोशनी में नहाई हुई सफेद बर्फ के बीच उनकी हड्डियों से एक भयावह पीली चमक निकल रही थी। उनकी खोखली आंखों के गड्ढों में नीली लपटें टिमटिमा रही थीं, मानो कोई सेना सीधे नर्क से निकलकर आई हो। कंकालनुमा घुड़सवार सैनिकों ने निडरतापूर्वक लाशों के झुंड पर हमला किया। उनमें से कई को गिरा दिया, उनके सड़ते हुए शरीरों को भालों पर चढ़ाकर ऊपर उठा दिया गया। चीखें और खुरों की आवाजें आपस में मिलकर एक विभत्स और भयावह दृश्य का निर्माण कर रही थीं। कंकाल घुड़सवार सेना। दीवारों के पीछे बचे लोग युद्ध के मैदान में हो रही झड़प को विस्फारित आंखों से देख रहे थे। हर किसी की आंखों में भय और अविश्वास झलक रहा था। अकेले ज़ॉम्बी ने ही दुनिया को पहले ही दुःस्वप्न में बदल दिया है, और अब कंकालों का एक रहस्यमय समूह प्रकट हो गया था। वे और भी अधिक क्रूर लग रहे थे। हम क्या करें? ये कंकाल तो ज़ॉम्बी से भी ज्यादा मजबूत हैं। अरे, अब तो हमें सब कुछ मिल गया। हम खत्म हो गए हैं, हम सब खत्म हो गए हैं। यदि वे केवल ज़ॉम्बी होते जो दीवारों और कुछ तैयार जालों पर निर्भर होते तो शायद वे जीत जाते। लेकिन अगर उनके दुश्मन ये क्रूर कंकाल होते तो वे निश्चित रूप से जीवित नहीं बच पाते। घुड़सवार सेना का तो जिक्र ही न करें, बस आसमान में चक्कर लगाते उन कंकालनुमा उड़ने वाले ड्रैगन को ही ले लीजिए। यदि उन्होंने उन पर भी बम गिराने का निर्णय लिया जैसा उन्होंने ज़ॉम्बी पर किया था, तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इन मरे हुए प्राणियों के विरुद्ध मनुष्य का सबसे बड़ा लाभ उसकी बुद्धिमत्ता हुआ करती थी। अब मनुष्य को शायद कोई लाभ नहीं होगा। युद्ध के मैदान पर घुड़सवार सेना द्वारा कई बार आक्रमण करने के बाद सड़क पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बचा था। कुछ लाशें जिनके शरीर अपंग थे और जो रेंग रहे थे, उनके सिर भी एक एक करके खुरों के नीचे कुचल दिए गए। फिर घुड़सवार दस्ता पुनः एकत्रित हुआ। सभी की खोखली आंखें दीवार की ओर मुड़ गईं। सभी जीवित बचे लोगों की दिल की धड़कनें ढोल की तरह तेज हो गईं। उन्हें बस अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। लेकिन फिर घुड़सवार सेना ने बड़ी सफाई से अपना रुख मोड़ लिया और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से चली गई। आकाश में उड़ने वाले कंकाल ड्रैगन भी घूम गए और क्षेत्र से बाहर चले गए। वे चले गए हैं, वे चले गए हैं। लगता है उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है कि किसी ने रेडियो पर बताया था कि अन्य क्षेत्रों में बचे लोगों में कंकालों को नियंत्रित करने की महाशक्ति जागृत हो गई है। यह कैसे संभव हो सकता है? कंकालों को नियंत्रित करना और यहां तक कि उड़ने वाले ड्रैगन को जन्म देना। वाह वाह! जैसे ही बचे हुए लोगों ने राहत की सांस ली, दूर से एक कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। चर्चा बंद हो गई और वे शोर की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक काफिला कंकालनुमा घुड़सवार सेना के साथ तेजी से उनकी ओर आ रहा है। काफिले में सबसे आगे एक ट्रक था जिस पर एक अतिरंजित बैटरिंग रैम लगा हुआ था। बाईं और दाईं ओर मशीन गनों से लैस ऑफ रोड वाहन और तोपों से लैस बख्तरबंद वाहन खड़े थे। तेजी से आ रहा है। बकवास, कंकालों के पास एक आधुनिक सेना है। काफिले की दिशा में तोही के लिए जिम्मेदार जियो सामने से वापस उड़ गया और सीधे उसके शरीर में प्रवेश किया। आगे के सेवा क्षेत्र की तस्वीरें भी साझा की गईं। यह दृश्य देखकर वू हेंग को इस बात पर भी आश्चर्य हुआ कि जीवित बचे लोगों का एक समूह यहां जीवित रहने में कामयाब रहा। काफिले को धीरे चलने को कहो। आगे सर्विस एरिया में कुछ लोग बचे हुए हैं। जब हम पहुंच जाएं तो तुम जाकर स्थिति का पता लगाओ, वू हेंग ने निर्देश दिया। क्यूई हान कैट जो गाड़ी चला रहा था थोड़ा स्तब्ध रह गया। यहाँ? हाँ, लगभग 20 या उससे अधिक लोग होंगे। ठीक है, समझ गया। क्यूई हान कैट ने सिर हिलाया, वॉकी टॉकी उठाया और कहा, सामने वाले सर्विस स्टेशन पर कुछ लोग बचे हुए हैं। गाड़ी धीमी करके रुकने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन जब तक हमें यकीन न हो जाए कि उनसे कोई खतरा नहीं है, तब तक गाड़ी से तुरंत मत उतरना। रोजर, रोजर। वॉकी टॉकी के माध्यम से एक के बाद एक उत्तर आते रहे। वू हेंग ने आसपास की निगरानी जारी रखने के लिए जियो को फिर से रिहा कर दिया। कल वू हेंग और क्यूई हान कैट रात भर ट्रेन से यात्रा करके शिन्फू शहर पहुंचे थे। कुछ विचार विमर्श के बाद उन्होंने आज प्रांतीय राजधानी शहर जाने की योजना बनाई। उन्होंने ट्रेन का चयन नहीं किया था। आखिरकार प्रांतीय बचाव दल रेलवे के दूसरे छोर पर नियंत्रण रखता था और ट्रेन को ले जाने के लिए पहले से बातचीत की आवश्यकता होती। इसके अलावा वे सैन्य कारखाने की यात्रा को तब तक गुप्त रखना चाहते थे जब तक कि सब कुछ ठीक न हो जाए और इसकी घोषणा न कर दी जाए। इसके अलावा उन्हें विभिन्न आपूर्तियों को ले जाने के लिए शहरों के बीच खुला परिवहन बनाए रखने की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने राजमार्ग को चुना। रास्ते में फ्लाइंग ड्रैगन्स और घुड़सवार सेना द्वारा रास्ता साफ करने के कारण काफिला शायद ही कभी रुका तथा अच्छी प्रगति करता रहा। लेकिन जैसे ही वे राजमार्ग से निकलने वाले थे, उन्हें सेवा क्षेत्र में बचे हुए लोग मिल गए। काफिला सेवा क्षेत्र के बाहर सड़क किनारे रुक गया। वे दीवार के ऊपर से झांकती हुई आंखें देख सकते थे। क्यूई हान कैट ने गाड़ी का लाउडस्पीकर उठाया और कहा, हम शिन्फू सिटी बेस से हैं। हम यहां से गुजर रहे हैं और बातचीत करना चाहते हैं। आइए। लाउडस्पीकर की आवाज तेजी से फैल गई। बेस के अंदर बचे हुए लोग कांप उठे और यह देखने के लिए इधर-उधर देखने लगे कि कहीं उन्होंने किसी ज़ॉम्बी का ध्यान तो नहीं खींचा है। साथ ही वे मन ही मन इन लोगों को पागल कहकर कोसते रहे। ऐसे समय में भी उन्होंने लाउडस्पीकरों के माध्यम से चिल्लाने का साहस किया। भाई चुआंग, अब मुझे याद आया। शिन्फू शहर के बेस में एक महाशक्तिशाली आदमी है जो कंकालों को नियंत्रित कर सकता है। कुछ दिन पहले उनका प्रांतीय बचाव दल के साथ रसद को लेकर विवाद भी हुआ था, किसी ने बताया। उसके बगल में घनी दाढ़ी और खुरदुरे चेहरे वाले एक आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही हैं? शिन्फू शहर कंकालों को नियंत्रित करने में सक्षम है, यह निश्चित रूप से वे हैं। तो वे यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई चुआंग नाम के व्यक्ति ने अपनी नजरें बाहर ही गड़ाए रखीं, यह देखते हुए कि दूसरे पक्ष का पूरी तरह से हथियारों से लैस बख्तरबंद वाहनों के साथ जाने का कोई इरादा नहीं था, और पास में खड़े किसी व्यक्ति से कहा, उनसे कहो हम बात कर सकते हैं, लेकिन चलो बीच रास्ते में मिलते हैं। ठीक है। एक फटी हुई सूती जैकेट पहने हुए एक आदमी भारी दरवाजे से बाहर भागा जो थोड़ा सा खुला था। उन्होंने पास ही से चिल्लाकर कहा, हमारे बॉस ने कहा है कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर बात करें जो दोनों पक्षों के लिए तटस्थ हो। क्यूई हान कैट सीधे कार से बाहर निकली, उसके साथ उसका सुरक्षात्मक कंकाल और चुरारोधी जैकेट पहने 2 अन्य सदस्य भी थे। वे दोनों पक्षों के बीच का रास्ता निकालने में सफल रहे। इसी बीच सर्विस एरिया से 3 लोग निकलकर आए। वो हेंग ट्रक पर बैठ गया। उन्होंने पुष्टि की कि कोई समस्या नहीं है तथा दोनों पक्षों के बीच चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी है। फिर वह दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। कंकालों को आदेश देते हुए उन्होंने युद्ध क्षेत्र की सफाई शुरू कर दी। विकसित लाशों के शवों को एक साथ घसीटा गया।
उन्होंने अस्थि हेरफेर कौशल जारी किया, सभी को कंकाल में बदल दिया और एकत्रित शव कोर को अपने अंतरिक्ष वलय में एकत्र किया। इसके बाद वह शेष सभी शवों को बदलने के लिए लाश युद्ध क्षेत्र को मुक्त करते हुए सड़क पर आगे बढ़ता रहा। एक के बाद एक कंकाल खड़े हो गए और काफिले की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़े। वहां काफी संख्या में परिवर्तित कंकाल भी थे। जो ट्रक वे बाहर लाए थे वे इतने सारे कंकालों को नहीं संभाल सकते थे। उसकी नजर पूरी सड़क पर घूम रही थी। कुछ ट्रकों या लॉरियों की तलाश की जा रही है जिन्हें ले जाकर नए रूपांतरित कंकालों को वहां लादा जा सके। तभी क्यूई हान के पीछे से आ गया। उसने सीधे कहा, मैंने अभी उनसे बात की है, आश्रय गृह में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। उनका नेता एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था और जब मोटरवे पर ज़ॉम्बी का प्रकोप हुआ तो वे यहां फंस गए। एक ट्रक ड्राइवर? वह किस तरह का सामान ढो रहा था? राजधानी शहर से लेकर विभिन्न स्थानों तक क्यूई हान ने उत्तर दिया। वू हेंग ने एक पल सोचा और फिर कहा, एक ट्रक चालक के रूप में क्या वह विभिन्न सड़क खंडों के बारे में अधिक जानता है? क्यूई हानकाई की आंखें चमक उठीं। क्या आप कह रहे हैं कि वह कारखाने की स्थिति जानता होगा? हाँ, मुझे उससे बात करने ले चलो। अगर वो हर जगह घूम चुका है तो जरूर उसे कुछ पता होगा। ठीक है। सेवा क्षेत्र के बाहर एक छोटा सा गार्ड मंडप था। तंग जगह में दो समूह के लोग एक दूसरे के सामने बैठे थे। एक ओर वू हेंग क्यूई हान और कुछ कंकाल सेवक बैठे थे, जबकि दूसरी ओर 3 लोग बैठे थे जिनका नेतृत्व 40 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति कर रहा था जिसकी लंबी दाढ़ी और उभरे हुए जबड़े थे। ये हमारे नेता हैं, क्यूई हान ने अपने सामने बैठे लोगों से कहा। और ये लियू चुआंग हैं, पिंगजियांग सेवा केंद्र के नेता। नमस्ते नेताजी, हम अक्सर रेडियो पर आपके आश्रय के बारे में सुनते हैं। लियू चुआंग ने दूसरी तरफ देखने के बाद उत्साह के साथ कहा। हम लीडर लियू द्वारा संचालित बेस भी काफी अच्छी तरह से बनाया गया है। आपकी तुलना में यह बहुत पीछे है, लियू चुआंग ने हंसते हुए कहा। वू हेंग ने आगे कहा, आपके आश्रय के लिए भविष्य की विकास दिशा क्या है? विकास की दिशा? लियू चुआंग ने जवाब देने से पहले मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, पहले हम सर्दी से निपट लें। राजमार्ग के दोनों ओर बहुत जमीन है जिस पर हम अपने लोगों के जीवन को चलाने के लिए खेती करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। वू हेंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे पक्ष ने अपना आधार स्वयं चलाने की योजना बनाई थी। इस विषय पर अधिक कुछ कहे बिना उन्होंने आगे कहा, क्या आप पहले माल ढुलाई के व्यवसाय में लगे हुए थे? लियू चुआंग ने जवाब दिया, ज्यादा पढ़ाई नहीं की, बस गुजारा करने के लिए कुछ सामान ढोया। क्या आप यांगटोंग शहर के कुछ मार्गों और स्थानों के बारे में जानते हैं? वू हेंग ने सीधे पूछा। यांगटोंग शहर उनके प्रांत की राजधानी थी। घनी आबादी के साथ यह प्रांत का सबसे विकसित शहर भी था। लियू चुआंग ने जवाब दिया, मैं यांगटोंग शहर में घूम चुका हूं, मुझे बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो? सांगो औद्योगिक समूह। लियू चुआंग की मुस्कान फीकी पड़ गई और भौहें सिकुड़ गईं। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद उसने कहा, इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है पर वहां कभी सामान नहीं पहुंचाया। हम वहां जाना चाहते हैं। क्या कोई सुविधाजनक रास्ता है जिससे हम जा सकें? तुम वहां जाना चाहते हो? लियू चुआंग को हैरानी हुई, लेकिन फिर उन्होंने जल्दी से अपना संयम संभाला और कहा, मुझे एक सड़क पता है। यह खास तौर पर इन खास कारखानों तक सामान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। सड़क साफ है और रास्ते में कोई रिहायशी इलाका नहीं है। इतना कहकर उन्होंने अपना भाषण रोक दिया। उसकी नजर उसके सामने खड़े कुछ लोगों पर टिकी हुई थी। इसे हमारे लिए निकालो, हम तुम्हें 20 किलो खाना दे सकते हैं। अगर तुम हमारा मार्गदर्शन करने को तैयार हो और हम जगह ढूंढ लें तो हम तुम्हें 50 से 50 किलो खाने के 5 बैग देंगे। वो हेंग ने पेशकश की। लियू चुआंग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उनके 2 अधीनस्थों ने सहज रूप से कठिन निगल लिया। जैसे जैसे सर्दी आ रही थी, भोजन की कीमत बढ़ती जा रही थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद लियू चुआंग ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन एक बार जब मैं उस जगह को देख लूंगा तो मैं वापस आना चाहूंगा। ठीक है, हमारे साथ आओ। वो हेंग खड़ा हो गया। लियू चुआंग ने तुरंत कहा, मुझे कुछ निर्देश छोड़ने हैं, बस थोड़ी देर के लिए बाहर मेरा इंतजार करो। वो हेंग ने सिर हिलाया, जल्दी करो। ठीक है। वो हेंग और क्यूई हान अपने समूह में लौट आए। काफिले के सदस्य जल्दी से वहां पहुंचे। राजा, बहन क्यूई, हमें 2 काम करने लायक ट्रक मिले हैं। किसी को उन्हें चलाने और कंकालों को ले जाने के लिए नियुक्त करो, क्यूई हान ने निर्देश दिया। हम कुछ प्रारंभिक मरम्मत के बाद दोनों ट्रकों को काफिले में ले जाया गया और सभी नए रूपांतरित कंकाल ट्रकों के बेड पर चढ़ गए। सर्विस स्टेशन के अंदर लियू चुआंग अपने लोगों के साथ लौट आया। उसका साथी तेज कदमों से उसके पास आया। भाई चुआंग, तुम सचमुच उनके साथ जा रहे हो? हाईवे के उस पार तो बस ज़ॉम्बी ही ज़मी है, क्या हमारे लिए यह जोखिम उठाना उचित है? अरे, अगर मैं जाने को राजी नहीं हुआ तो शायद वो मुझे वहां घसीट ले जाएगा। वो बच्चा लोगों को बहुत डराने वाली नजरों से देखता है। लियू चुआंग ने गाली दी और फिर बोला, बाकी लोगों को बता दो तुम दोनों मेरे साथ आ रहे हो। क्या? हम भी जा रहे हैं? शिकायत करना बंद करो, तुम्हें खाना चाहिए या नहीं? लियू चुआंग चिल्लाया। वह ठीक है। दोनों संदेश देने के लिए चले गए। इसके बाद लियू चुआंग एक कमरे में दाखिल हुए, रेडियो पर नजर रख रही महिला को धक्का देकर अलग फ्रीक्वेंसी पर चले गए और कहा, क्या यह प्रांतीय बचाव दल है? यह प्रांतीय बचाव दल है, आगे बढ़ो। मैं पिंगजियांग शेल्टर से हूं, हमने पहले भी संपर्क किया है। मेरे पास एक महत्वपूर्ण जानकारी है, मुझे आपको रिपोर्ट करनी है। अध्याय 592 अध्याय 488 ज़ोंबी राजा। अध्याय 592 अध्याय 488 ज़ोंबी राजा। रेडियो पर आवाज आई, कृपया बोलें और जानकारी के महत्व के आधार पर हम आपको हथियार और रसद से पुरस्कृत करेंगे। लियू चुआंग ने आगे बढ़कर अपनी आवाज कुछ कम करते हुए कहा, शिन्फू शहर से राजा यम यहाँ आए हैं, सैन्य कारखाने पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर अचानक सन्नाटा छा गया। नमस्ते, कोई है? क्या आपको यह जानकारी चाहिए या नहीं? लियू चुआंग ने उत्तर न मिलने से कुछ हद तक चकित होकर पूछा। पिछले 2 दिनों में रेडियो पर आई खबरों से पता चला है कि दोनों गुटों के बीच आपूर्ति को लेकर कई बार बहस हुई। अब शिन्फू शहर के लोग कारखाने पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। बचाव दल को इस पर कुछ विचार करना चाहिए, है ना? जैसे ही वह उन्हें दोबारा संकेत देने वाला था, दूसरी ओर से जवाब आया। यह पहले जैसा ऑपरेटर नहीं था, बल्कि थोड़ी गहरी पुरुष आवाज थी। यह बचाव दल है, जो तुमने अभी कहा था उसे दोहराओ। हम तुम्हें उसके अनुरूप इनाम देंगे, आवाज ने कहा। लियू चुआंग को पता था कि अब उन्होंने इसे गंभीरता से ले लिया होगा। उन्होंने तुरंत ही सारी बातें विस्तार से दोहरा दी, जिसमें विरोधी नेता का रूपरंग और उनके द्वारा लाए गए वाहनों की संख्या भी शामिल थी। अच्छा, बचाव दल इस खुफिया जानकारी में आपके योगदान को याद रखेगा, आवाज जारी रही, आप कब आ रहे हैं? हम रवाना होने वाले हैं।
ठीक है, समझ गया। अगर हालात ठीक रहे तो हमें जानकारी देते रहना। प्राप्त हुआ। लियू चुआंग ने बातचीत बंद कर दी। उन्हें अचानक बेहतर महसूस होने लगा। प्रांतीय बचाव दल के साथ संबंध स्थापित करना भी उनके लिए अच्छा रहा। यदि भविष्य में वह दल बदल भी लें तो भी वह आधिकारिक पद पर बने रह सकते हैं, जो उनकी वर्तमान स्थिति से बेहतर होगा। उन्होंने अपना पद रेडियो की रखवाली कर रही महिला को सौंप दिया और सीधे कमरे से बाहर चला गया। ट्रक पर कई लोग इंतजार कर रहे थे। क्यूई हानकाई ने पानी का एक घूंट लिया और कहा, यह लियू चुआंग बहुत जल्दी पाला बदल लेता है। जब उसने मुझसे बात की थी तो वह बस यही चाहता था कि हम चले जाएं। उसे डर था कि कहीं हम उसकी शरण में न चले जाएं। लेकिन जब उसने तुमसे बात की तो वह हमारे साथ जाने को भी तैयार हो गया। क्या तुम्हें वह पसंद नहीं? तुम्हारे जितना सुंदर तो नहीं। कि हानकाई मुस्कुराई और फिर बोली, उसने हमारे साथ आने का फैसला तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी अपना आश्रय खुद संभालना चाहता है। उसका पूरा ध्यान सत्ता और स्वार्थों पर है। वू हेंग ने सिर हिलाया। अगर वह ईमानदारी से आगे आए तो बेहतर होगा। अगर उसके पास कोई छोटी मोटी योजना है तो हम उसकी शरणस्थली पर कब्जा कर सकते हैं। जब वे बात कर रहे थे, जो सेवा क्षेत्र की दिशा से लौट आया। अदृश्य होकर वह वू हेंग के कान के पास झुकी और फुसफुसाई, वह बड़ा बदमाश दूसरों से संपर्क कर रहा है। वू हेंग की भौहें उठ गईं। जो फिर सीधे वू हेंग के शरीर में चला गया। उन्होंने दृश्य साझा किए। वू हेंग और क्यूई हानकाई के चले जाने के बाद लियू चुआंग ने वास्तव में प्रांतीय बचाव दल को उनके बारे में बताया और वे वू हेंग के बारे में खुफिया जानकारी में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने न केवल लियू चुआंग को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि सेना भेजने के संकेत भी दिए। वास्तव में यह एक दुर्लभ अवसर था। बचाव दल ने भी फैक्ट्री पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। इस बार वू हेंग अपनी सेना लेकर आए, चाहे वे कारखाने में लाशों से लड़ने में सफल रहे हो या नहीं। चाहे वह युद्ध के बाद की स्थिति का फायदा उठाकर जीत हासिल करना हो या सीधे वू हेंग पर कब्जा करके बेस से भोजन की निरंतर आपूर्ति की मांग करना हो। यह एक बहुत अच्छा अवसर था। क्या हुआ? क्यूई हानकाई ने उसके चेहरे पर कुछ गड़बड़ देखी। वू हेंग मुस्कुराए और बोले, लियू चुआंग ने प्रांतीय बचाव दल को हमारे बारे में बता दिया है और ऐसा लगता है कि वे भी लोगों को भेजने की योजना बना रहे हैं। क्यूई हानकाई की भौहें ऊपर उठ गईं। उन्हें वू हेंग द्वारा दी गई जानकारी पर कोई संदेह नहीं था। वह गुस्से से बोली, यह क्या कर रहा है? इससे खुद को फायदा पहुंचाए बिना दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, क्यों? वू हेंग ने सुझाव दिया, वह संभवतः प्रांतीय टीम के साथ एहसान का आदान प्रदान करना चाहता है। चलो बस शरणस्थल को हटा दें, क्यूई हानकाई ने सीधे कहा। जल्दी मत करो, चलो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह हमें कारखाने तक नहीं ले जाता, वू हेंग ने उत्तर दिया। वेंशी को एक ही बार में पूरी कहानी जाननी थी और यदि रास्ता जटिल था तो मृतकों से पूछताछ करके सब कुछ स्पष्ट करना कठिन था। लियू चुआंग के लिए अभी भी नेतृत्व करना आवश्यक था। ठीक है। सेवा क्षेत्र में एक मिनी वैन बाहर खींची गई। लियू चुआंग ने सहचालक की सीट से अपना सिर बाहर निकाला। मैं यहां तैयार हूं, हम आपके काफिले के पीछे चलेंगे। क्यूई हानकाई ने कहा, आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे साथ चलें और वैन काफिले के बीच में चलेगी। दरवाजा खुल गया और दो कंकाल बाहर निकले और सीधे लियू चुआंग को वैन से उठाकर ट्रक की पिछली पंक्ति में रख दिया। बीच में फंसा हुआ लियू चुआंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा और मुस्कुराने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि उनके प्रति उनका रवैया पहले की तुलना में बदल गया है। मिनी वैन ने काफिले की ओर देखा और बीच में आ गई। चलो बाहर चलें, वू हेंग ने कहा। क्यूई हानकाई ने वॉकी टॉकी में कहा, प्रस्थान। काफिला तेजी से आगे बढ़ गया। शिनबियाओ रोड पर यह सड़क विशेष रूप से इस क्षेत्र के कारखानों के लिए बनाई गई थी। सड़क की सतह चिकनी थी और शहर में पाए जाने वाले वाहनों की भीड़भाड़ नहीं थी। दोनों ओर विशाल वायुरोधक वन थे, लेकिन सर्दियों में वे सभी बर्फ से ढके रहते थे। काफिला पूरे रास्ते सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहा। इस सड़क पर प्रवेश करने के बाद वाहन नहीं रुके। रास्ते में कभी कभार बिखरे हुए लाशों को घुड़सवार सेना द्वारा तेजी से मार दिया जाता था। उनके शव सड़क किनारे फेंक दिए गए। बस आगे वह फैक्ट्री क्षेत्र ही वह जगह है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, लियू चुआंग ने नीचे देखते हुए और सामने की विंडशील्ड से आगे की ओर इशारा करते हुए कहा। आगे देखने पर एक विशाल कारखाना परिसर दिखाई देता था। ऊंची परिधि दीवारें, कांटेदार तार तथा निगरानी टावर जैसी संरचनाएं दीवार के साथ साथ बनाई गई थीं। अंदर कुछ कारखाने की इमारतें और संरचनाएं देखी जा सकती थीं, जो एक छोटे शहर जैसी लग रही थीं। बस सरदारों, अब हम यहीं तक जाएंगे। अगर हम आगे बढ़े तो ज़ॉम्बी से हमारा सामना हो सकता है और हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे, लियू चुआंग ने जाने का बहाना ढूंढते हुए कहा। जब वह बोल रहे थे तो वॉकी टॉकी के माध्यम से अग्रणी वाहन से आवाज आई। बहन क्यू, हम आगे कारखाने में लाशों को घूमते हुए देख सकते हैं। अगर हम और करीब आए तो लड़ाई शुरू हो सकती है, आवाज ने कहा। वू हेंग ने कहा, गाड़ी रोको। क्यूई हानकाई ने वॉकी टॉकी पकड़ी और निर्देश दिया, धीमा हो जाओ, काफिला रुक जाओ। काफिला धीमा होने लगा और एक किनारे पर रुक गया। एक ही विचार से वू हेंग ने दो भूतों को भेजा जो तेजी से दूर स्थित कारखाने की ओर टोह लेने के लिए उड़ गए। वाहन पर लियू चुआंग ने हल्के से खांसते हुए कहा, ठीक है, हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, अब हम वापस चलेंगे और आपने जो भोजन का वादा किया था उसके बारे में जल्दी मत करो। वू हेंग ने बीच में ही टोकते हुए यात्री की तरफ वाले स्टोरेज बॉक्स से प्रांतीय शहर का नक्शा निकालकर उसे थमा दिया। मुझे जगह चिह्नित करने में मदद करो। वह चहल पहल वाली व्यावसायिक सड़क जहां सोने की दुकानें हैं, कुछ महत्वपूर्ण कारखानों के स्थान और प्रांतीय बचाव दल का स्थान। प्रांतीय बचाव दल का उल्लेख करते ही लियू चुआंग का दिल धड़क उठा, लेकिन उन्होंने सोचा कि बचाव दल के साथ उनके संवाद के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। लियू चुआंग ने सिर हिलाया और एक एक करके स्थानों को चिह्नित करना शुरू कर दिया। चिह्नांकन पूरा हो गया। लियू चुआंग ने नक्शा वापस दे दिया। कार से बाहर निकलो, वू हेंग ने आदेश दिया। लियू चुआंग ने सावधानी पूर्वक स्केलेटन की स्थिति को पार किया, दरवाजा खोला, बाहर निकला और अपनी वैन की ओर चल दिया। वू हेंग ने पीछे मुड़कर किसी से कहा, केरिम, जाओ और उस आदमी और उसके साथ के दो लोगों को मार डालो। केरिम वाहन से बाहर निकला और तेजी से वैन की ओर चला गया। लियू चुआंग घबरा गया और भागने लगा। केरिम कुछ ही कदमों में उसके पास पहुंच गया और अपनी तलवार से उसने उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर वह आगे वाली कार के हुड पर कूद गया। तलवार ने शीशे को भेदते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर को मार डाला और तलवार के एक घुमाव से उसने शेष व्यक्ति को मार डाला। गतिविधियां प्रवाहपूर्ण थीं और उन्हें स्पष्ट परिशुद्धता के साथ क्रियान्वित किया गया था। बहन क्यू, राजा के कंकाल ने उन लोगों को मार डाला है, किसी ने वॉकी टॉकी पर सूचना दी। क्यूई हानकाई ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, वे हमारी जानकारी दूसरों को दे रहे थे और लगता है राजा को पता चल गया है। समझा।
क्यूई हान ने आगे कहा, आप में से कुछ लोग नीचे आकर गाड़ी में क्या है इसकी जांच करें। जो लोग धूम्रपान करना चाहते हैं या शौचालय का इस्तेमाल करना चाहते हैं वे अभी इसका प्रबंध कर लें। समझ गया। क्यूई हान के वाहन से बाहर निकल गया और पीछे चल रहे वाहनों के चालकों ने भी अपने दरवाजे खोल दिए और कुछ ताजी हवा के लिए बाहर निकलने लगे। आखिरकार वे पूरे दिन यात्रा कर रहे थे। ट्रक के अंदर केवल वो हेंग ही बचा था। जल्द ही जियो और ग्लेंडा अपनी खोज से वापस लौट आए। धीरे धीरे जियाओ का रूप दिखाई देने लगा। अंकल अंदर दूसरे स्तर के उत्परिवर्तित ज़ॉम्बी हैं और साथ ही तीसरे स्तर के विकसित ज़ॉम्बी भी हैं। ग्लेंडा ने दूसरी ओर से यह भी कहा, स्पिरिट विजन म्यूटेटेड ज़ॉम्बी के स्तरों को भी देख सकता है, यह काफी उपयोगी है। परिवर्तन के बाद ज़ॉम्बी के भी स्तर होते हैं। आत्मा विजन के लिए उन्हें पहचानना सार्थक होना चाहिए। क्या वहां कई उत्परिवर्तित ज़ॉम्बी हैं? वो हेंग ने पूछा। जियाओ ने सिर हिलाया, काफी हैं, कम से कम 5 या 6, लेकिन आपके लिए ज्यादा दबाव नहीं है अंकल। अगर ज्यादा भी होंगे तो उतने नहीं होंगे जितने उस समय थे जब हमने पायरेट से लड़ाई की थी, जहां ज्यादा ऊंचे स्तर के लोग थे। यही वह समय था जब एमरल्ड सागर के सभी बड़े और छोटे समुद्री डाकू आए थे और निश्चित रूप से उनमें उच्च स्तर के और भी समुद्री डाकू होंगे, ग्लेंडा ने टिप्पणी की। यही तो मैं कहना चाह रहा था, जियो ने वो हेंग के कंधे पर झुकते हुए फुसफुसाया। वो हेंग ने कहा, मुझे एक बार देख लेने दो और फिर हम ज़ॉम्बी को मार गिराएंगे। ठीक है। जियो और ग्लेंडा उसके शरीर में आगे और पीछे घुस गए। अगले ही पल उनके साथ 2 सेट तस्वीरें साझा की गईं। विशाल प्रांगण में 2 भूत तेजी से एक के बाद एक इमारत में घुस गए। कई इमारतें बड़ी आग या विस्फोटों के कारण स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं और उन्हें पहचानना असंभव था। बाकी जगहों पर भी अलग अलग स्तर पर क्षति देखी गई। वहां कम से कम 5 या 6 द्वितीय स्तरीय उत्परिवर्तित ज़ॉम्बी थे और एक कार्यालय भवन के एक कमरे में दृश्य में एक ज़ॉम्बी की आकृति दिखाई दी। खून से सना सूट पहने हुए उसका सिर गैनोडर्मा कवक की परतों की तरह खिल गया था। गैनोडर्मा की दरारों के बीच एक जोड़ी आंखें देख रही थीं। वे हवा में मंडराते भूत को घूर रहे थे। प्रदर्शित स्तर के अनुसार यह एक तृतीय स्तरीय ज़ॉम्बी था, लेकिन इसकी बाहरी उपस्थिति से यह कुछ हद तक चौथे स्तर के उत्परिवर्तित ज़ॉम्बी के वर्णन से मेल खाता था जिसका उल्लेख क्यूई हान ने किया था। ज़ॉम्बी राजा स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं था। अध्याय 593 अध्याय 489 जाओ उस बच्चे को पकड़ो एक और अपडेट आज कुछ हुआ। अध्याय 593 अध्याय 489 जाओ उस बच्चे को पकड़ो एक और अपडेट आज कुछ हुआ। ज़ॉम्बी की अजीब उपस्थिति ने वो हेंग को कुछ हद तक संदिग्ध बना दिया। भूत की आत्मिक दृष्टि से इसे तीसरे स्तर के ज़ॉम्बी की श्रेणी से संबंधित होना चाहिए, लेकिन सूट पहनने और अदृश्य भूत को तुरंत भांप लेने के कारण उसकी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता उन तीसरे स्तर के ज़ॉम्बी से कहीं अधिक थी जिनका उसने पहले सामना किया था। यह क्यूई हान के द्वारा उल्लिखित चौथे स्तर के ज़ॉम्बी राजा की तरह लग रहा था। उसने दोनों भूतों को पुनः छोड़ दिया जिससे वे हवा में तैरने लगे। क्या अब हम लड़ने जा रहे हैं? जियो ने पूछा। वो हेंग ने जवाब दिया, सूट में वह ज़ॉम्बी थोड़ा अजीब है, मुख्यालय द्वारा वर्णित नए प्रकार के ज़ॉम्बी की तरह, जिसका खतरा स्तर 4 है, जो स्तर 18 के पेशेवर की ताकत के बराबर है। सिर्फ वही? यह कैसे संभव है? यह तो बिग गाय जितना भी भयंकर नहीं दिखता, जियो ने कहा। ग्लेना ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, 2 संभावनाएं हैं। चलो इसे सुनते हैं। ग्लेना ने आगे कहा, एक तो यह कि इस तरफ के मनुष्य नई ज़ॉम्बीज़ के स्तर का सही से आकलन नहीं कर सकते, उसे अधिक खतरनाक समझकर उसे चौथे स्तर का मान लेते हैं, जबकि उसकी असली ताकत वास्तव में तीसरे स्तर की है। दूसरी संभावना यह है कि नई ज़ॉम्बीज़ अपनी ताकत छिपा सकती हैं, तीसरे स्तर की दिखती हैं, लेकिन वास्तव में अधिक शक्तिशाली होती हैं। वो हेंग ने सहमति में सिर हिलाया। केवल ये 2 ही स्पष्टीकरण थे जो सार्थक थे। यह देखते हुए कि ज़ॉम्बी ने कुछ हद तक मानव जैसी सोच खो दी है, अधिक संभावनाओं का अस्तित्व बना रहना कठिन है। ग्लेंडा मुस्कुराई और बोली, चाहे वह तीसरा स्तर हो या चौथा स्तर, यह आपके लिए बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, इसमें डरने की क्या बात है? यह डर की बात नहीं है, बस तैयार रहने की जरूरत है। मेरे पास ज्यादा कंकाल नहीं है और हम यूं ही भाग दौड़ नहीं कर सकते। हाल ही में वह कई बार लेवल 18 के पेशेवरों के संपर्क में भी आए थे। वे उतने डरावने नहीं थे जितना उसने कल्पना की थी, यहाँ तक कि अगर ज़ॉम्बी राजा चौथे स्तर के उत्परिवर्तित ज़ॉम्बी के स्तर तक पहुंच गया तो यह एक बड़ी समस्या नहीं होगी। यह सच है, ग्लेंडा ने सहमति जताई। तुम दोनों अदृश्य रहो और मेरे पीछे पीछे चलो, जब लड़ाई का समय आएगा तो मैं टोही के लिए तुम पर भरोसा करूंगा, वो हेंग ने दोनों भूतों से मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, जियो ने तुरंत वादा किया। ग्लेंडा ने भी सहमति में सिर हिलाया। दोनों भूत अदृश्य हो गए और वो हेंग ने भी कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। 3 शवों को घसीट कर ले जाया गया। लियू चुआंग की स्थिति सबसे अधिक दुखद थी, उसका सिर धड़ से अलग था, उसकी आंखें खुली हुई थीं, जो मृत्यु से पहले उसके भय को दर्शा रही थीं। क्यूई हानकाई ने आकर कहा, मैंने वैन की जांच की है। उसने कुछ छुरे, लोहे के पाइप और घर में बने विस्फोटक हैं, लगता है वे हमें भी मार गिराने की योजना बना रहे थे। एक साथ नीचे जाओ। लियू चुआंग ने कुछ पुरस्कारों के बदले में खुफिया जानकारी बचाव दल को बेच दी। वह स्वयं कैसे नीचे जाना चाहेगा? वो हेंग ने कहा, दोनों के एक साथ नीचे जाने की संभावना ज्यादा नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें किसी खतरे का डर था। यह बातचीत के लिए एक मोलभाव का जरिया भी है। यह बात तो सही है, बहुत सारी फिल्में ऐसा करती हैं, क्यूई हान मुस्कुराई। वो हेंग की नजर शवों पर लौट आई और उसने मृतकों के साथ संवाद लियू चुआंग के सिर की ओर छोड़ दिया। मुखिया ने अचानक अपनी आंखें खोल दी, धुंधली आंखें इस ओर देखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। वो हेंग ने पूछा, क्या बचाव दल आ रहा है? निकाय ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वो हेंग ने पूछना जारी रखा, अगर वे आ रहे हैं तो वे कौन सा रास्ता अपनाएंगे? शव ने जवाब दिया, उन्हें भी इसी सड़क पर चक्कर लगाना चाहिए, पूरे शहर के इलाके को पार करना नामुमकिन है। वो हेंग ने फिर पूछा, आपको क्या लगता है कि उन्हें यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा? शव थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, अगर मैंने उन्हें सूचना दी होती तब भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होती तो भी यहाँ पहुंचने में 5 घंटे से अधिक समय लगता। वो हेंग ने कुछ देर सोचा और फिर चौथा सवाल पूछा, क्या नक्शे पर आपने जो स्थान चिह्नित किया है वह सही है? कमर्शियल स्ट्रीट और गोल्ड शॉप गैदरिंग एरिया के आंकड़े सटीक हैं। प्रांतीय बचाव दल की स्थिति मैंने बेतरतीब ढंग से चिह्नित की थी। वो हेंग और क्यूई हान के दोनों की भौहें ऊपर उठ गईं। यह आदमी सचमुच ईमानदार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसने मन ही मन उन्हें धोखा देने का मन बना लिया था। अंतिम प्रश्न, वो हेंग ने पूछा, प्रांतीय स्थान कहाँ है? ज्यादा स्पष्ट बताइए। यह डोंगेइंग स्ट्रीट पर है। वहां लिटिल रॉक सिटी है। उन्होंने वहां अपना अड्डा बना लिया है, लेकिन उनके और भी गढ़ हैं या नहीं मुझे नहीं पता।
5 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद मुखिया की आंखें तुरंत बंद हो गईं। क्यूई हानके ने आगे बढ़कर उसके सिर को लात मारकर दूर फेंक दिया। कमीने, हम तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए खाना देते हैं और तुम फिर भी हमें परेशान करने की कोशिश करते हो। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए वू हेंग और उनके समूह ने मार्गदर्शन के लिए जो 5 बैग भोजन की पेशकश की, वह निश्चित रूप से उनके लिए अनुचित नहीं थी। किसी भी आश्रय स्थल में यह राशि अनेक जीवन खरीदने के लिए पर्याप्त होगी। यह लियू चुआंग, वह तो हमेशा से ही उनको परेशान करने के बारे में सोचता रहा था। यदि वे पूरे रास्ते उसके साथ न होते तो शायद वह फैक्ट्री का स्थान भी पता कर लेता। सिर एक चाप में उड़ गया, लात मारकर दूर जा गिरा। वू हेंग ने अस्थि कमांड तकनीक जारी की और अन्य 2 शरीरों को कंकाल में बदल दिया। फिर क्यूई हानकाई ने पूछा, हम क्या करें? क्या हमें फैक्ट्री पर हमला करने से पहले प्रांत के लोगों के आने का इंतजार करना चाहिए? उनके पास कुल 13 ट्रक थे, जिनमें 7,000 से ज्यादा कंकाल लदे थे। उनके पास शहरी क्षेत्र में हजारों की संख्या जैसी संख्या नहीं थी। यदि आगे कोई लड़ाई हो रही हो और बचाव दल वहां पहुंच जाए तो वे एक भयानक हमले में फंस जाएंगे। यह आसानी से खतरनाक हो सकता है। शिन्फू शहर में सबसे बड़े अड्डे के प्रमुख को पकड़ने का मतलब होगा भोजन की निरंतर आपूर्ति। वू हेंग ने भी एक पल सोचा और फिर कहा, कोई बात नहीं, लड़ाई खत्म करने के लिए 5 घंटे काफी हैं। उसके बाद हम बचाव दल से निपट लेंगे। क्यूई हानके के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था और उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। सभी लोग तैयार हो जाएं और कंकाल उड़ान ड्रैगन के लिए गोला बारूद बदलते समय जल्दी करें, इसे गति दें। समझ गया, मैं तुरंत इस पर काम करूंगा। कंकाल उड़ान ड्रैगन पीछे से उतरे। बचे हुए लोगों ने गोला बारूद के ड्रम बदलने शुरू कर दिए। ट्रक के बेड से कंकालों का एक समूह बाहर निकल आया। हड्डियों और हथियारों के टकराने की आवाज के बीच कंकालों का एक बड़ा समूह सबसे आगे एक कड़ी पंक्ति में खड़ा था। अध्याय 594 अध्याय 489 जाओ उस बच्चे को पकड़ो एक और अद्यतन आज कुछ हुआ। 2 अध्याय 594 अध्याय 489 जाओ उस बच्चे को पकड़ो एक और अद्यतन आज कुछ हुआ। 2 भाला आगे बढ़ता है। वू हेंग ने अपने बगल में खड़े लोगों से कहा, ग्लेंडा, मेरे पास रहो और आसपास का ध्यान रखो। जियाओ जियाओ, फैक्ट्री एरिया के अंदर सूट पहने उस ज़ॉम्बी पर नजर रखो और किसी भी हलचल की तुरंत मुझे सूचना दो। समझ गया। समझा। 2 आवाजें आईं, एक बाईं ओर से और एक दाईं ओर से। ग्लेंडा सीधे सिर के स्तर से ऊपर उड़ गई, जबकि जियो सीधे फैक्ट्री क्षेत्र की दिशा में उड़ गया। वू हेंग ने वॉकी टॉकी दबाया और पूछा, क्या गोला बारूद तैयार है? वॉकी टॉकी से क्यूई हानके की आवाज आई, सब कुछ तैयार है। वू हेंग ने अपने पास खड़े बिग हेड स्कल से कहा, यहाँ लाश को चित्रित करने के लिए एक कंकाल की व्यवस्था करो। एक कंकाल पंक्ति से बाहर निकला और तेजी से आगे की ओर चला गया। जब वह अभी भी कुछ दूरी पर था तो उसने अपनी कंकालनुमा मुट्ठी को बाहर निकाला और पास के एक चिन्ह पर 2 बार जोर से मारा। तेज आवाज ने तुरंत लक्ष्यहीन लाशों की सतर्क निगाहों को इस दिशा में खींच लिया। कंकाल घूमकर पीछे की ओर भाग गया। दहाड़ दहाड़ दहाड़। भीड़ गतिविधि से उबल रही थी, जोर जोर से दहाड़ रही थी और तेजी से हर दिशा में फैल रही थी। आसपास के लाश जल्दी से इकट्ठा हो गए। ज्वार की तरह वे सामने वाले कंकाल का पीछा करने लगे। यहां तक कि फैक्ट्री के अंदर भी लाशों की संख्या काफी अधिक थी। उन्होंने पूरी सड़क को काले रंग से भर दिया। वू हेंग ने आदेश दिया, कंकाल उड़ान ड्रैगन को बाहर भेजो। हुश हुश। जैसे ही कंकाल उड़ान ड्रैगन ऊपर से उड़े, हवा के फटने की आवाज उठी। खजाने के ऊपर हवा में पहुंचते ही बम के डिब्बे खुल गए और ऊपर से लोहे की घनी बारिश होने लगी। बूम बूम बूम। धूल और धुआं चारों ओर उठ गया। पूरी सड़क लगातार कांप रही थी। जैसे ही धूल साफ हुई, वू हेंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ज़ॉम्बी का एक बड़ा समूह तुरंत ही बाईं और दाईं ओर विभाजित हो गया और सड़क के किनारे जंगल की भूमि पर हमला कर दिया। उन्होंने एक ही क्षण में पूरे जंगल को ढक लिया। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वे इस दिशा में आगे बढ़ते रहे। जैसा कि मैंने सोचा था, यह सामान्य ज़ॉम्बी को नियंत्रित कर सकता है। इस बात की संभावना बढ़ गई कि वह ज़ॉम्बी राजा था। अपनी संरचना को सुदृढ़ करो, काफिले की रक्षा करो और आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार रहो, वू हेंग ने तुरंत आदेश दिया। कंकाल संरचना पीछे की ओर सिकुड़ने लगी। काफिले को बीच में घेरकर उन्होंने एक गोलाकार रक्षा पंक्ति जैसी संरचना बना ली। स्केलेटन फ्लाइंग ड्रैगन द्वारा की गई बमबारी वहां अधिक प्रभावी थी जहां लाशें अधिक संख्या में थीं। बड़ी संख्या में लोगों को तितर-बितर करने की यह विधि वास्तव में बमबारी से होने वाली हताहतों की संख्या को काफी हद तक कम कर सकती है। गोला बारूद लोड हो गया है, क्यूई हानके की आवाज ने घोषणा की। वू हेंग ने कहा, उड़ते ड्रैगन को फैलाओ और जंगल पर बमबारी करो। कंकाल उड़ान ड्रैगन ने पुनः उड़ान भरी तथा जंगल के ऊपर हवाई क्षेत्र में पहुंचकर ठोस लोहे के बम गिराए। एक बार फिर जोरदार धमाका हुआ। पेड़ टूटकर गिर गए, हर जगह कीचड़ फैल गया तथा पूरे क्षेत्र में गड्ढे बन गए। जंगल में मौजूद लाशें तुरंत बिखर गईं, उनका मांस और खून चारों ओर फैल गया। अधिक संख्या में लाशें पहले ही कंकाल दल के आसपास पहुंच चुकी थीं। अस्त-व्यस्त कदमों की आहट और उल्टी पैदा करने वाली सड़न की दुर्गंध ने उनके चेहरे पर प्रहार किया। एक क्षण में ही लाशों के झुंड कंकालों की कतार में आ गए। घने भाले लगातार आगे की ओर बढ़ते रहे और बार-बार लाशों के शरीर में घुसते रहे। बैंग बैंग बैंग। ऑफ-रोड वाहन पर मशीन गन चला रहे कंकाल ने एक ऊंचे स्थान से ज़ॉम्बी गिरोह के पीछे से गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज फूटती हुई फलियों की तरह थी, जो रोशनी की चमक के साथ टिमटिमा रही थी। बड़ी संख्या में लाशें जमीन पर गिर पड़ी, जबकि उतनी ही लाशें अपने दांत दिखाते हुए और पंजे फड़फड़ाते हुए कंकाल की रक्षा पंक्ति को तोड़ने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ी। भीषण युद्ध में कुछ लाशों को धक्का दिया गया और लुढ़का दिया गया, जिससे रक्षा टूट गई। इसके बाद पीछे खड़े कुल्हाड़ीधारी कंकालों ने उन्हें टुकड़ों में काट डाला। दृश्य खूनी और भयावह था। बचे हुए लोग गोला बारूद का परिवहन करते रहे तथा स्केलेटन फ्लाइंग ड्रैगन के लिए मैगजीन पुनः लोड करते रहे। लेकिन हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हालांकि यह पहली बार नहीं था कि वे काफिले का पीछा करते हुए हर जगह लाशों को मार रहे थे। लेकिन पहले यह लड़ाई की एक जबरदस्त शैली थी, अब ये लाशें रणनीति का उपयोग करती दिखती हैं। वे अब नासमझ जानवरों की तरह नहीं थे। क्यों बहन क्यों, हम मुसीबत में तो नहीं पड़ेंगे, है ना? एक उत्तरजीवी ने पीला चेहरा बनाकर पूछा। क्यूई हानके भी काम में व्यस्त थी। उसने लड़ाई की बाहरी परिधि पर नजर डाली, उसका चेहरा गंभीर था। बकवास मत करो, हम कब ज़ॉम्बी को खत्म करने में असफल हुए हैं। इस बार बात अलग है। बहन क्यों, मेरी शादी पिछले हफ्ते ही हुई है। क्यूई हानके का चेहरा सख्त हो गया और उसने डांटा, कोई भी मरना नहीं चाहता, बेहतर होगा कि आप सभी काम पर लग जाएं, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ करता है और लड़ाई में देरी करता है तो मैं आपकी खाल उधेड़ दूंगी। सभी ने अपनी गर्दनें सिकोड़ लीं और अपने अपने काम में लग गए। लेकिन 100 मीटर के दायरे में लाशों की दहाड़ और सड़न की तेज बदबू सुनकर कुछ लोगों में सिहरन पैदा हो गई। वू हेंग ने तुरंत आदेश जारी किए।
उसी समय उन्होंने अवशेषों का युद्ध क्षेत्र जारी किया और जमीन से लाशों का एक ढेर उठ खड़ा हुआ जो चारों ओर से हमला कर रहे लाशों की ओर बढ़ रहे थे। तभी ग्लेंडा आसमान से नीचे उतरी और दूर स्थित छत की ओर इशारा करते हुए बोली, वहां देखो, वे लाशें वहीं खड़ी हैं। उसकी धारणा बढ़ी, उसकी दृष्टि भी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक थी। उसने जिस दिशा में इशारा किया वहां छत के किनारे पर कई आकृतियां खड़ी दिखाई दी। सबसे आगे एक ज़ोंबी खड़ा था जिसने सूट पहना हुआ था, अपने हाथ पीछे किए हुए, मानव शरीर से कोई अंतर नहीं था, वह ऊपर से पूरे युद्ध क्षेत्र को देख रहा था। उसके दोनों ओर बिग गाय, क्रॉलर और कई अन्य द्वितीय स्तरीय ज़ोंबी खड़े थे। वू हेंग ने उसे ध्यान से देखा। सूट पहने ज़ोंबी ने मानो कुछ महसूस किया हो, अपना सिर उसकी ओर देखने के लिए घुमाया। धारणा इतनी ऊंची, वू हेंग कुछ आश्चर्यचकित था। वू हेंग ने अपनी नजरें हटा लीं और ग्लेंडा की ओर देखते हुए कहा, क्या इसका स्तर अभी भी 15 है? ग्लेंडा ने कहा, यह सच है, लेकिन यह पहले की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत लगता है। वू हेंग ने भौहें चढ़ाई, तो शायद यह ज़ोंबी राजा है। ग्लेंडा दूसरी तरफ तैरती हुई शक से बोली, क्या तुम्हारी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी होती है? मैंने कुछ दिन पहले ही ज़ोंबी किंग के बारे में सुना था और आज हमारा उससे सामना हो गया। वू हेंग ने उसकी ओर झुंझलाहट से देखा, हम लड़ाई के बीच में हैं, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अध्याय 595 अध्याय 489 जाओ उस बच्चे को पकड़ो, एक और अपडेट, आज कुछ हुआ। 3 अध्याय 595 अध्याय 489 जाओ उस बच्चे को पकड़ो, एक और अपडेट, आज कुछ हुआ। 3 ग्लेंडा मुस्कुराई और आसपास की निगरानी जारी रखने के लिए आकाश में वापस उड़ गई। वू हेंग ने आगे कहा, 2 कंकाल उड़ान ड्रैगन को भेजो और उन्हें मेरे लिए उस इमारत पर बमबारी करने को कहो। वुश! कंकाल उड़ान ड्रैगन की जोड़ी सीधे बाहर उड़ गई। जांच के दौरान वे तेजी से उस इमारत के पास पहुंचे जहां ज़ोंबी राजा स्थित था। हालांकि जैसे ही कंकाल उड़ान ड्रैगन निकट आए, ज़ोंबी राजा कुछ अन्य उत्परिवर्तित ज़ोंबी को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया और गायब हो गया। फ्लाइंग ड्रैगन्स भी हवाई क्षेत्र में पहुंच गए। ठोस लोहे की गोलियां छत पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही थीं। छत से घना धुआं उठ रहा था। मिट्टी और पत्थर फटने लगे और पूरी इमारत हिंसक रूप से हिलने लगी। नीचे लड़ाई में लगे ज़ोंबीज का समूह भी अव्यवस्थित हो गया और अब टीम को घेरने में असमर्थ था। वे मुख्य सड़क पर पुनः एकत्रित होकर आगे बढ़ने लगे। शेष बचे स्केलेटन फ्लाइंग ड्रैगन पुनः सड़क पर बमबारी करते हुए आगे बढ़े। आसपास के ज़ोंबी हाथापाई और मशीन गनों की मार से सामूहिक रूप से मारे गए। एक समय जो लाभ ज़ोंबी को प्राप्त था वह तुरंत ही समाप्त हो गया। सरसराहट! उसी समय आगे बढ़ते हुए ज़ोंबीज के झुंड ने अचानक अपना आक्रमण रोक दिया। वे अपने दांत दिखाते रहे और भयंकर गर्जना करते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सभी लोग फैक्ट्री के स्थान पर वापस लौट गए। वू हेंग ने ग्लेंडा से आंखों के अंदर ज़ोंबी की संख्या की पुष्टि करवाई। उनमें से ज्यादातर बाहर ही मर चुके थे। अंदर 10,000 से भी कम ज़ोंबी बचे थे। क्यूई हान के सभी को साथ ले आओ और कंकालों का पीछा करते हुए आगे बढ़ो, वू हेंग ने वॉकी टॉकी दबाया और सीधे कहा। उसकी नकल करें। क्यूई हान ने सभी से अपना सामान पैक करने और अपने वाहनों में वापस लौटने को कहा। वे कंकाल सेना का पीछा करते हुए सड़क पर आगे बढ़ने लगे। वू हेंग ने स्पाइन स्टाफ को पकड़ लिया और सड़क पर अवशेषों का युद्ध क्षेत्र छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि कंकाल एक एक करके जमीन से ऊपर उठ रहे थे। कंकालों की श्रेणी में शामिल होना। कुछ ही समय में उनकी संख्या दोगुनी हो गई और वे काफिले के चारों ओर सुरक्षा घेरे में इकट्ठा हो गए। कंकाल सेना फैक्ट्री गेट की ओर शक्तिशाली ढंग से बढ़ी। सेना ने अंदर मौजूद ज़ोंबीज का सामना किया। वू हेंग ने तब आदेश दिया, मशीन तो तैयार हो जाओ, मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। बोलने के बाद उसकी निगाहें सूट पहने ज़ोंबी की आकृति को ढूंढने लगी। पिंगजियांग सर्विस स्टेशन। बचाव दल के झंडे लगे वाहनों ने मामूली आकार के सर्विस स्टेशन आश्रय स्थल को घेर लिया था। सर्विस स्टेशन लॉबी के अंदर बेस से बचे सभी लोग यहां एकत्र हुए थे। उनके सामने एक छोटा सा कटा हुआ और नीला स्वेटर पहने युवक बैठा था। उसकी नजरें वहां मौजूद सभी लोगों पर ठंडी नजरें गड़ाए हुए थीं। उसने कहा, मैं 5वीं बचाव टीम का कप्तान हूं। क्या आप सबने बचाव टीम को कोई संदेश भेजा? सभी लोग चुप रहे। आदमी की नजरें सिकुड़ गईं, बोलो। रेडियो पर नजर रखने वाली महिला ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, यह बॉस लियू चुआंग थे जिन्होंने संपर्क किया था। छोटे बालों वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया और पूछना जारी रखा, उस काफिले को रवाना हुए कितना समय हो गया है? एक और आदमी आगे बढ़ा। उसने सावधानी से उत्तर दिया, लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं। छोटे बालों वाले व्यक्ति की टीम आसपास सामान की तलाश कर रही थी और संदेश मिलते ही वहां पहुंच गई। उन्होंने सोचा था कि वे दूसरे भाग को भी पकड़ लेंगे, लेकिन यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वे इतनी जल्दी और बिना किसी देरी के वहां से निकल गए। फिर उस छोटे कद के आदमी ने पूछा, लोगों और वाहनों की संख्या, मुझे उनके बारे में बताओ। सावधानी से जवाब दिया, वे लगभग 2 घंटे पहले चले गए। उनके पास ढेर सारे कंकाल हैं। उनके ज्यादातर वाहन ट्रक हैं, जिनमें मशीन गन से लैस 4 ऑफरोड वाहन और 2 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। उनके पास बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। क्या आप जानते हैं बख्तरबंद गाड़ियां क्या होती हैं? हाँ, 6 पहियों वाली मशीन तो बख्तरबंद गाड़ियां 2 थीं। छोटे बालों वाले आदमी की आंखें चमक उठीं। तो दूसरी तरफ वास्तव में बख्तरबंद वाहन थे। ठीक है, मैं आपके उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट हूं, छोटे बालों वाले व्यक्ति ने कहा। उसी समय उनका एक अधीनस्थ वापस आया, कैप्टन, वहां ज्यादा अच्छी चीजें तो नहीं हैं, लेकिन हमें लगभग 30 बोरी अनाज मिला है। छोटे बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया, आधा उनके लिए छोड़ दो और बाकी ले लो। बचे हुए लोगों के चेहरे बदल गए। वे पहले से ही सर्दी से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब यह और भी कठिन लग रहा था। लेकिन चारों ओर बंदूकों की ठंडी नालों के सामने किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने देखा कि भोजन छीन लिया गया। सेवा क्षेत्र आश्रय छोड़ने के बाद समूह ट्रकों और बख्तरबंद वाहनों पर सवार हो गया। छोटे कद के आदमी ने गाड़ी पर लगा वॉकी टॉकी उठाया और बोला, चलो फैक्ट्री चलते हैं। अगर हम उस बदमाश को पकड़ लें तो हमें खाने की चिंता नहीं रहेगी। समय बिल्कुल सही था। यह बहुत संभव है कि इस समय वे ज़ॉम्बी के साथ युद्ध में लगे हुए थे। यदि वह अभी वहां जाता तो वह उन्हें रोक सकता था। एक बार व्यक्ति को पकड़ लिया गया तो वे फैक्ट्री पर भी कब्जा कर सकते हैं। फिर वापस बेस पर आकर इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, जिससे उनकी अपनी टीम के लिए अधिक संसाधनों का आवंटन संभव हो सकेगा। यह सोचकर उसकी चिंता बढ़ती गई। उन्होंने आग्रह किया, गति बढ़ाओ। अध्याय 596 अध्याय 490 स्तर 18 ज़ोंबी राजा अध्याय 596 अध्याय 490 स्तर 18 ज़ोंबी राजा हूं। कंकालनुमा उड़ता ड्रैगन ऊपर से फैक्ट्री के ऊपर से गुजरा। ठोस लोहे की गोलियां तेजी से गिरते हुए मौत की सीटी बजा रही थीं। एक क्षण में ही गर्जना हर जगह फैल गई, जिससे सब कुछ उलट-पुलट हो गया।
बमबारी में लाशों के ढेर मांस के टुकड़ों में बदल गए। हमला। धूल जमने का इंतजार किए बिना वू हेंग ने सीधे आदेश दे दिया। कंकालों ने एक पंक्ति में खड़े होकर भाले आगे बढ़ाए और कदम दर कदम आगे बढ़ने लगे। बलपूर्वक गेट में घुसकर वे अंदर मौजूद लाशों से लड़ने लगे। तेज हथियारों से मांस और खून छिद गया। लाशों की गुर्राहट और चीखों से पूरा क्षेत्र भर गया। खोजे गए ज़ॉम्बी राजा के अलावा ज़ॉम्बी की संख्या से कोई खतरा नहीं था। शहर की सफाई से पहले मरे हुए लोगों की संख्या में वृद्धि हुई थी। प्रत्येक लड़ाई में लाशों की वर्तमान संख्या से कई गुना अधिक थी। ज़ॉम्बी राजा ने आने में देरी की। कंकाल सेना के सहार के बीच लाशों की संख्या तेजी से कम हो गई। वो हेंग। ज़ॉम्बी का एक समूह उस तरफ चक्कर लगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वे पीछे वाले काफिले पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लेंडा ऊपर से नीचे उतरी और तेजी से बोली, क्या कोई ज़ॉम्बी राजा है? नहीं, लेकिन दूसरे स्तर के ज़ॉम्बी हैं और उनमें से बहुत सारे विकसित ज़ॉम्बी हैं जिनके बारे में आपने बात की थी, ग्लेंडा ने उत्तर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक छुपकर काम करने वाली टीम थी। कमांडिंग ज़ॉम्बीज अब रणनीति का उपयोग करने में भी सक्षम थे। वो हेंग ने उस दिशा की ओर देखा जहां ग्लेंडा ने ज़ॉम्बी चुपके हमला समूह के बारे में बताया था और अपने स्पेस रिंग से साइलेंट ब्लेड ईविल तलवार को ग्लेंडा की ओर फेंक दिया। जाओ, कुछ का ध्यान रखो, रेंज से सावधान रहो, हमारे अपने लोगों को चोट मत पहुंचाओ। ग्लेंडा ने दुष्ट तलवार पकड़ ली और सलाह दी, सावधान रहना, मैं शीघ्र ही वापस आऊंगी। वो हेंग ने सिर हिलाया और ग्लेंडा जल्दी से चली गई। तुम भी मदद करो, गति बढ़ाओ। उसके बगल में खड़े कई लेवल 15 के कंकाल सेवकों ने एक के बाद एक अपने हथियार निकाले और लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने रास्ते में पड़े लाशों को तेजी से मार डाला। कारखाने के बाहर जंगल में 3 द्वितीय स्तरीय उत्परिवर्तित ज़ॉम्बी और 200 से अधिक विकसित ज़ॉम्बी जंगल में तेजी से भागा। जिस रास्ते को उन्हें पार करना था उस रास्ते पर एक तलवार बिना म्यान के हवा में तैर रही थी। शुआ। तलवार की रोशनी चमक उठी और अग्रणी बिग गाय ज़ॉम्बी का सिर जमीन पर लुढ़क गया। शुआ शुआ शुआ। फिर दूसरा, तीसरा। जैसे ही वे विशेष वस्तु की सीमा में पहुंचे, एक के बाद एक सिर जमीन पर गिरने लगे। अंत में पीछे चल रहे कुछ विकसित ज़ॉम्बी अचानक रुक गए। वे विपरीत दिशा में भागने लगे। तैरती हुई दुष्ट तलवार सीधे उन पर टूट पड़ी। कारखाना स्थान। जमीन लाशों से ढकी हुई थी। जो लोग अभी भी कंकालों का प्रतिरोध करने में सक्षम थे उनकी संख्या घटती जा रही थी। शेष समय में ही सभी ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए पर्याप्त समय बचा था। चाचा, वह ज़ॉम्बी राजा बाहर है। ज्यो ज्यो जल्दी से नीचे उड़ गया। धमाक। जब ज्यो ज्यो बोल रहा था, तीसरी मंजिल की खिड़कियां अचानक टूट गईं। कांच के टुकड़ों के गिरते आकाश के साथ खूनी सूट में ज़ॉम्बी किंग दूसरे स्तर के क्रॉलर पर सवार होकर आकाश से नीचे गिर गया। फिर वह बिखरे हुए कंकालों को तोड़ता हुआ फैक्ट्री के पीछे की ओर भाग गया। पलायन। उसने सोचा था कि दूसरा पक्ष हमला कर देगा, लेकिन इसके बजाय वह भाग रहा था। क्रॉलर की पीठ पर सवार ज़ॉम्बी राजा ने पीछे हटते हुए अपना विचित्र सिर पीछे की ओर घुमाया। वो हेंग की स्थिति को घूरते हुए उसकी आंखें घृणा और आक्रोश से भर गईं। इसमें वास्तव में उच्च बुद्धि थी। वे इसे यूं ही नहीं जाने दे सकते थे। एक बार जब यह यहां से चला गया और शहर में लाशों को फिर से इकट्ठा कर लिया तो यह और भी खतरनाक हो जाएगा। उन्हें रोको, वो हेंग ने सीधे आदेश दिया। जैसे ही उसके शब्द निकले, केरिंग और लेवल 17 के स्केलेटन फिस्ट मास्टर टोल्गा ने हल्के से अपने पैर थपथपाए और तीर की तरह बाहर निकल गए। कुल्हाड़ी लिए कंकालों का एक समूह भी बेतहाशा भागने लगा। इमारतों को पार करते हुए वे भागते हुए कंकालों के जोड़े पर टूट पड़े और उन्हें घसीटने लगे। पलक झपकते ही भागते हुए क्रॉलर पर ढेर सारे कंकाल दिखाई देने लगे। परिधि पर कोहरा छा गया। अगले ही पल केरिंग की आकृति ज़ॉम्बी राजा के पीछे प्रकट हुई। क्रॉलर की पीठ पर बैठे हुए ज़ॉम्बी राजा ने पीछे की ओर देखा और उसकी सड़ती हुई त्वचा तेजी से काले केराटिन की एक परत से ढक गई। सिर काटने के हमले से बचने के लिए अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसे एक गहरा घाव भी हुआ जो उसकी गर्दन के पीछे की हड्डी तक पहुंच गया। इसके तुरंत बाद घाव नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से भर गया, मांस पुनः जुड़ गया तथा केराटिन ने एक बार फिर सतह को ढक लिया। केरिंग ने अपनी तलवार को पुनः घुमाया और ज़ॉम्बी राजा पर निशाना साधा। मुट्ठी मास्टर टोल्गा भी क्रॉलर के सामने खड़ा था। उसकी मुट्ठियां एक साथ प्रहार कर रही थीं। धमाक। विस्फोट और आघात तरंग के साथ भागता हुआ क्रॉलर पीछे की ओर लुढ़क गया। ज़ॉम्बी राजा को अपनी पीठ से नीचे फेंकते हुए क्रॉलर कई बार लुढ़का और कुल्हाड़ी चलाने वाले कंकालों के झुंड के बीच डूब गया। ज़ॉम्बी राजा जमीन पर लौटता हुआ धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ से उसके मुड़े हुए बाएं हाथ को पकड़ लिया और क्लिक की आवाज के साथ उसे वापस अपनी जगह पर ला दिया। मांसपेशियां ऐंठ गईं, अपनी सामान्य स्थिति में आ गईं। उसकी नजरें तेजी से इधर उधर घूम गईं और वह बेतहाशा एक ओर भागा और अभी भी घटनास्थल से भागने की कोशिश कर रहा था। केरिंग और टोल्गा ने भी तेजी से उनका पीछा किया। उनकी तलवारें और मुट्ठियां लगातार हमला कर रही थीं। लक्ष्य पर प्रहार करना। दोनों कंकाल परिचारक लेवल 17 के थे और वे निकट युद्ध में अत्यधिक कुशल व्यवसायों से संबंधित थे। यद्यपि ज़ॉम्बी राजा की बुद्धि में सुधार हो गया था, उनके कौशल और योग्यताओं की तुलना अभी भी निकट युद्ध व्यवसायों से नहीं की जा सकती। काले केराटिन ने मजबूत सुरक्षा प्रदान की, यहां तक कि 2 कंकालों के भयंकर हमलों से भी शरीर के अंग केवल मुड़ते थे या घाव होते थे। फिर भी ज़ॉम्बी राजा की पुनर्योजी क्षमता एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। यह मूलतः आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहा था। बैंग बैंग बैंग। पीछे से वू हेंग ने अपनी स्नाइपर राइफल तैयार की और गोली चलाने के लिए लक्ष्य की तलाश की। गोलियां तेजी से ज़ॉम्बी राजा के शरीर में घुस गईं और टूटे हुए स्थानों पर वे अभी भी हिल रहे थे, धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। जब वह ठीक हो गया तो विचित्र ज़ॉम्बी राजा फिर से भागने लगा। उसका पूरा ध्यान पहले उस क्षेत्र को छोड़ने पर था। इतनी मजबूत आत्मचिकित्सा क्षमता। इस विवरण ने वू हेंग को आश्चर्य से भर दिया। किसी भी पेशेवर के पास यहां तक कि स्तर 18 पर भी इतनी मजबूत आत्मचिकित्सा क्षमता नहीं थी। हड्डियों को बहाल किया जा सकता है तथा घाव को कुछ ही सेकंड में सामान्य स्थिति में वापस लाया जा सकता है। यह बहुत भयानक है। यदि किसी पेशेवर में यह क्षमता हो, उनकी जीवित रहने की क्षमता भयावह होगी और वे अमृत पर बहुत सारा धन बचा लेंगे। ज़ॉम्बी राजा को कंकालों के घेरे से बचने के लिए इलाके का उपयोग करते हुए इधर उधर भागते हुए देखना। वू हेंग की भौहें भी सिकुड़ गईं। उसके पास इस तरह ज़ॉम्बी के साथ चक्कर लगाने का समय नहीं था, क्योंकि बचाव दल किसी भी समय वहां पहुंच सकता था। यदि तब तक लड़ाई समाप्त नहीं हुई तो वह स्वयं को कठिन स्थिति में पा सकता था। उसने अपने बगल में खड़े लेवल 18 ग्रेट फिस्ट मास्टर काई शियू को एक चेन दी और कहा, काई शियू, वहां जाओ और इसे मार डालो। काई शियू ने जंजीर उठाई और अपने पैरों से धक्का देकर सीधे लड़ाई में कूद पड़ा। सामने के कंकालों को तेजी से पार करते हुए उसने उनके बीच की दूरी को कम किया और सीधे अपने हाथ से चेन फेंक दी।
इससे पहले कि ज़ॉम्बी राजा प्रतिक्रिया कर पाता, उसने तेजी से उसकी कमर को जकड़ लिया और उसका दूसरा सिरा काइक स्यू से जुड़ गया। एक बार जुड़ने के बाद ग्लेडिएटर शैकल्स केवल एक पक्ष की मृत्यु पर ही खुलेंगे। जोड़ने वाली श्रृंखला धीरे धीरे छोटी होने लगी। चाहे ज़ॉम्बी राजा कितना भी संघर्ष करे, वह विशेष वस्तु के प्रभाव से बच नहीं सकता था। अब करीब से काई शियू की मुट्ठियां, जिनमें बाघ के छल्ले लगे थे, ज़ॉम्बी राजा पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही थीं। कवच के भीतर लगातार विस्फोट होने लगे। फटे हुए घावों से काला चिपचिपा खून लगातार बह रहा था। इतनी प्रबल पुनर्योजी शक्ति के बावजूद ग्रेट फिस्ट मास्टर के डोमेन फिस्ट इंटेंट द्वारा संचालित अंतहीन मुक्कों का सामना करते हुए घाव भरने की प्रक्रिया बढ़ती चोटों के साथ तालमेल नहीं रख सकी। हड्डियां लगातार टूटती गईं और शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जंजीरें जुड़ी रहीं, जिसका अर्थ था कि वह अभी भी जीवित थी, मृत नहीं। केरीन, इसका सिर काट दो। फॉग स्किल एक बार फिर जारी किया गया। केरीन लकवाग्रस्त ज़ॉम्बी राजा के पीछे प्रकट हुआ। उसकी तलवार नीचे की ओर गिर रही थी और गर्दन की हड्डी में फंस गई थी। इसके बाद उसने पुनः बल प्रयोग किया। क्रैक! गर्दन की हड्डी टूट गई। सिर एक ओर गिर गया। जमीन पर थोड़ी देर तक छटपटाने के बाद जंजीरें खुल गईं और दोनों अलग हो गए। कंकाल स्टैंड बाय मोड में वापस आ गए। इससे यह साबित हो गया कि आसपास के सभी ज़ॉम्बी मारे जा चुके थे। वू हेंग ने वहां जाकर देखा और एक और आदेश जारी किया, जिसमें युद्ध के मैदान को साफ करने और सभी लाशों को इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया। व्हिस! सभी स्टैंड बाय कंकाल कार्रवाई में आ गए और रास्ते में युद्ध क्षेत्र को साफ करना शुरू कर दिया। इस समय ग्लेंडा भी वापस उड़ी और आसपास के वातावरण और जमीन पर पड़े शवों को देखकर आश्चर्य से बोली, यह इतनी जल्दी थी। वू हेंग ने बगल में देखा, बच्चा यहाँ है, अपनी भाषा पर ध्यान दें। नहीं, मेरा मतलब है, तुमने ज़ॉम्बी किंग को इतनी जल्दी मार डाला। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, ग्लेंडा ने कहा। यह अपने आप ही बाहर कूद गया, अन्यथा इमारत के अंदर लड़ने में वास्तव में बहुत अधिक समय लगता, वू हेंग ने टिप्पणी की, क्योंकि उन्होंने लुढ़कते हुए सिर को वापस अपनी जगह पर लात मारी। हाँ, मैं कह रही थी कि आपकी वर्तमान क्षमता के साथ आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि स्तर 18 भी आपको हराने में सक्षम नहीं हो सकता है, ग्लेंडा ने दुष्ट तलवार वापस देते हुए कहा। जो ने भी सहमति में सिर हिलाया। चाचा, आप पहले से बहुत अधिक मजबूत हैं। आप दोनों का आभार, वू हेंग ने बाहर नजर रखते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं है कि बचाव दल आएगा या नहीं, मेरा इंतजार करते रहना। दोनों भूतों ने सिर हिलाया और एक बार फिर आकाश की ओर उड़ गए, निगरानी रखने के लिए। वू हेंग ने वॉकी टॉकी निकाली और क्यूई हानकै को काफिला लाने का आदेश दिया। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े शव पर पड़ी। एक स्तर 18 ज़ॉम्बी राजा। क्यूई हानकै ने पहले भी इसका उल्लेख किया था और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह पहुंचते ही एक को मार देगा। अस्थि हेरफेर कौशल जारी किया गया। मांस गिर गया और कंकाल धीरे धीरे खड़ा हो गया। कंकाल दानव स्तर 18। जिनबिया उलू। बचाव दल का काफिला एक सड़क मोड़ पर रुक गया। किसी ने सड़क के किनारे लाशों की जांच की और कहा, कैप्टन, ये सभी ठंडे हथियारों से मारे गए थे। ऐसा लगता है कि सर्विस स्टेशन ने जो बताया था वह उससे मेल खाता है, उन्होंने युद्ध में ठंडे हथियारों का इस्तेमाल किया था। क्रोकट कैप्टन ने हंसते हुए कहा, उनके पास ज्यादा गोला बारूद नहीं है, हमने जो उनके साथ व्यापार किया है वह गिनती में है। हाँ, लेकिन वे दो बख्तरबंद गाड़ियां अभी भी काफी खतरनाक हैं। कप्तान ने पूछा, फैक्ट्री क्षेत्र तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? लगभग 40 मिनट और लगेंगे, फिर हम इसे देख सकेंगे, किसी ने उत्तर दिया। कप्तान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आशा करते हैं कि वे सब नहीं मरे होंगे, गाड़ी में बैठो और जल्दी से वहां पहुंचो। हाँ। अध्याय 597, अध्याय 491, रक्षा समन्वय में सहायता, अध्याय 597, अध्याय 491, रक्षा समन्वय में सहायता। कंकाल दानव स्तर 18। स्तर 18। विशेषताएं, संविधान 50, शक्ति 35, चपलता 42, बुद्धि 32, धारणा 34, आकर्षण 5 डॉट। लक्षण, खोखला कंकाल, उन्नत आत्मा, पुनर्योजी लक्षण डॉट। क्षमताएं, नेस्ट डोमेन, केराटिन कार्पेस डॉट। विशेषज्ञता, जैविक विघटन, संविधान उत्परिवर्तन डॉट। पुनर्जनकारी लक्षण, गैरघातक शारीरिक चोटों को शीघ्रता से पुनर्गठित और मरम्मत किया जा सकता है। नेस्ट डोमेन, डोमेन के भीतर कंकाल दानव आसपास के संलग्न परिचारकों को आदेश दे सकता है। केराटिन कार्पेस, सतह पर एक मोटी केराटिन परत बनाता है जो हमलों के लिए एक निश्चित स्तर की सुरक्षा और प्रतिरोध प्रदान करता है। वू हेंग ने कंकाल की विशेषताओं को देखा। यह सब कुछ थोड़ा अजीब लगा। विशेषता के आधार पर कोई कमजोरी नहीं देखी जा सकी। संविधान 50, शक्ति 35, संविधान 42। उच्च स्तरीय हाथापाई पेशे के लिए आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करना। लेवल 18 स्केलेटन ग्रैंड बॉक्सर का संविधान केवल 48 है। 50 पहले से ही एक बहुत उच्च विशेषता है। इसके बाद की विशेषताएं भी कम नहीं हैं। बुद्धि 32, धारणा 34, हालांकि यह उनकी अपनी संविधान जितनी ऊंची नहीं है, फिर भी एक पेशेवर के लिए इसे कम नहीं माना जाता। आकर्षण 55 अपरिहार्य है। कंकाल में तब्दील होने के बाद इसमें कुछ कमी आ जाती है। विशेषताओं की समीक्षा करने के बाद वू हेंग ने नीचे दी गई विशेषताओं और क्षमताओं को देखना जारी रखा। कुल मिलाकर 3 उल्लेखनीय हैं। पुनर्योजी गुण गैरघातक घावों के लिए हैं जिन्हें जल्दी से ठीक किया जा सकता है। कंकाल में परिवर्तन के बाद यह विशेषता भी विरासत में मिली। यह काफी अच्छा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह हड्डियों पर किस प्रकार प्रकट होता है। क्या टूटे हुए हिस्सों को पुनः जोड़ा जा सकता है? यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। नेस्ट डोमेन स्पष्ट रूप से बिग हेड स्कल की क्षमताओं का एक विकसित संस्करण है जो कंकालों को अधिक व्यापक रूप से नियंत्रित करता है। अब सैकड़ों कंकालों की तरंगों को बार-बार आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। केराटिन कार्पेस, सतह पर एक मोटी केराटिन परत बनाता है, यह क्षमता। मुझे याद है कि मैंने इसे लेवल 3 म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ में देखा था। दूसरे शब्दों में, गुणों में तेजी से वृद्धि के अलावा इस ज़ॉम्बी राजा को विभिन्न ज़ॉम्बी गुण विरासत में मिले थे। क्या इसी तरह वह ज़ॉम्बी राजा बन गया? वू हेंग ने कहा, आपको कमांडर नंबर 1 कहा जाएगा, अभी एक तरफ खड़े हो जाइए। कंकाल दानव आगे बढ़ा और अपने शरीर पर लगी गंदगी को जोर से झाड़ने लगा। पहले यह सूट उतारो, मैं बाद में तुम्हारे लिए नया सूट ढूंढ दूंगा। कंकाल दानव ने अपने शरीर से कपड़े उतारकर एक तरफ फेंक दिए, फिर एक तरफ चला गया। द्वार पर लाशें 2 ढेरों में बंटी हुई थीं। एक तरफ साधारण लाशें, दूसरी तरफ विकसित लाशें और उत्परिवर्ती लाशें। वू हेंग ने आगे बढ़कर कॉर्पस बैटलफील्ड जारी किया। दोनों तरफ की लाशों से मांस गिर गया। कंकाल शोर के साथ ढेर से बाहर लुढ़के फिर लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए। वू हेंग ने कंकालों को एक तरफ जाने का निर्देश दिया और ढेर के बीच लाश के कोर की खोज शुरू कर दी तथा उन्हें अपने अंतरिक्ष वलय में इकट्ठा कर लिया। मैं कुछ लोगों को पीछे वाली फैक्ट्री देखने ले गया।
उसका एक हिस्सा जलकर खाक हो गया है, लगता है वहां बहुत बड़ी आग लगी होगी, लेकिन दूसरा हिस्सा लगभग सही सलामत है। गोदाम में बहुत सारे मशीनरी के पुर्जे हैं, पता नहीं कि वे किस काम के हैं, और गोला बारूद भी है, उसके डिब्बे, एक बड़ा भंडार, क्यूई हानके ने मुस्कुराते हुए कहा। गोदाम में मौजूद गोला बारूद ने ही उनकी यात्रा को सार्थक बना दिया। क्या वह कारखाना गोला बारूद बनाने का है? वू हेंग ने पूछा। लगता है वहां तो आवरण भी हैं। वू हेंग ने फिर पूछा, क्या उत्पादन बहाल किया जा सकता है? क्यूई हानकाई ने सोचते हुए भौहें चढ़ाई, भले ही उत्पादन लाइन पूरी तरह तैयार हो और चलने के लिए तैयार हो, इतनी बड़ी आपूर्ति श्रृंखला को बिजली देना एक समस्या है। अगर हम अपने पास बचे हुए सभी सौर पैनलों का इस्तेमाल भी कर लें, तो भी मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं होगा। वू हेंग ने अपनी थोड़ी पर हाथ फेरा, यह महसूस करते हुए कि यह वास्तव में समझ में आता है। बिजली की रोशनियां एक या दो उपकरणों का उपयोग करना ज्यादा नहीं लगता, लेकिन किसी कारखाने को पुनः उत्पादन में लाना आसान काम नहीं है। प्रत्येक फैक्ट्री में भारी मात्रा में बिजली की खपत होती है। वू हेंग ने कहा, पहले स्थिति की जांच कर लें। जैसे जैसे वे बात करते गए, वू हेंग के कदम रुक गए जब ग्लेंडा ने उनके शरीर में प्रवेश किया और उनके मन में एक दृश्य साझा किया। सड़क की दूरी में कई काफिले तेजी से आ रहे थे। ग्लेंडा उच्च ऊंचाई से बख्तरबंद वाहनों और ट्रकों को देख सकती थी। बचाव दल आ गया था। लियू चुआंग के अनुसार बेस से आने में 5 घंटे से अधिक समय लगेगा। हालांकि उनकी अपनी लड़ाई की गति बहुत तेज थी, तो दूसरा पक्ष कम से कम आधे समय पहले यहां कैसे पहुंच गया? शव झूठ नहीं बोल सकते थे, और लियू चुआंग एक ऐसा ड्राइवर था जो वर्षों से सड़क पर था और उसे समय और मार्गों की अच्छी समझ थी। इसका मतलब यह था कि वे बेस से नहीं बल्कि बीच रास्ते से आए थे। क्या कोई समस्या है? क्यूई हानके ने पूछा। बचाव दल के वाहन यहाँ हैं, वू हेंग ने कहा, फिर बड़े सिर वाले कंकाल की ओर मुड़ा और कहा, कंकालों को बख्तरबंद वाहन और मशीन गन ट्रक लाने का आदेश दो, तैयार हो जाओ। गाड़ियां चल पड़ी। कंकालों ने जगह बनाना शुरू कर दिया और एक एक करके वाहन प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। हथियार बाहर की ओर मुंह करके रखे हुए थे। रास्ते में बचाव दल का झंडा लगे वाहन धीमे होने लगे। कई आंखें विंडशील्ड के पार दूर स्थित फैक्ट्री की ओर देख रही थीं। बहुत सन्नाटा लग रहा है। हम बहुत देर से आए हैं, सब लोग तो मर चुके हैं। उनके पास वाहन है, अगर वे हार भी रहे होते तो भी कोई न कोई वापस भाग ही जाता, है ना? उन्होंने यह तो नहीं देखा होगा कि वे पराजित हो गए हैं और बिना लड़े ही चले गए होंगे, है ना? अगर ऐसा होता तो हमें उनका सामना करना चाहिए था। काफिले में शामिल लोग चर्चा करने लगे। जाहिर है दूर स्थित फैक्ट्री से लड़ाई का कोई शोर नहीं आ रहा था। यह अधिक संभावना थी कि सभी लोग भाग गए थे। क्रिकेट टीम लीडर जो पीछे बैठा था और धूम्रपान कर रहा था ने एक गहरा कश लिया, धुएं का छल्ला उड़ाया और कहा, एक ड्रोन तैनात करो, देखो क्या स्थिति है। खिड़की नीचे लुढ़क गई और एक ड्रोन आकाश में उड़ गया। यह आगे की ओर उड़ता गया और रास्ते में वाहन के डिस्प्ले पर इसकी तस्वीरें दिखाई देने लगी। लेकिन जैसे ही वह फैक्ट्री के ऊपर पहुंचा, उसे बमुश्किल ही कंकालों और बख्तरबंद वाहनों की झलक दिखी। अचानक एक तैरती हुई छड़ी उस पर गिर पड़ी। ड्रोन हिल गया और जोर से गिर गया, जिससे उसका सिग्नल खो गया। वाहन में बैठे लोगों की आंखें प्रदर्शन देखकर चौड़ी हो गईं। एक छड़ी आसमान में तैर रही थी और उसने ड्रोन को गिरा दिया था। इसके अलावा शिंफू शहर के वे लोग जो कंकालों को नियंत्रित करते थे, उन्होंने कारखाने पर कब्जा कर लिया था। किसी ने टिप्पणी की, कप्तान, उन्होंने कब्जा कर लिया है। ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? क्या अंदर के सारे ज़ॉम्बी चले गए? अब क्या करें? हर कोई इस बात को लेकर अनिश्चित था कि आगे क्या किया जाए। कप्तान ने एक पल सोचा और फिर कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर उन्होंने कब्जा कर लिया होता तो बेहतर होता। हम बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आए थे और हम खाली हाथ नहीं लौट सकते। ठीक है, किसी ने रेडियो उठाया और वाहनों को आगे बढ़ने का आदेश देना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते वे खून से सनी जमीन पर लौटते रहे और सीधे कारखाने के मुख्य द्वार पर आ गए। वाहन का दरवाजा खुला और टीम का एक सदस्य रेडियो लेकर बाहर निकला और फिर मुड़कर चला गया। अंदर से एक कंकाल बाहर आया, रेडियो उठाया और उसे अंदर ले आया। तुम उनसे बात करो, वो हेंग ने इसे क्यूई हानके को सौंप दिया। जल्द ही रेडियो पर स्थैतिक ध्वनि आने लगी। एक आदमी की आवाज के साथ, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? क्यूई हानकाई। आ नेता क्यूई, मैं आपकी प्रतिष्ठा का सम्मान करता हूं। दूसरी तरफ से आई आवाज थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसे साफ पहचान रही थी। और मैं आपको कैसे संबोधित कर सकता हूं? वांगशिन। तो वांगशिन, यह क्या है? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर आवाज सीधे बोली, हम प्रांत में सुरक्षा और बचाव समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं। हमने सुना था कि आप फैक्ट्री पर हमला कर रहे हैं और हमने आपकी मदद करने का प्रस्ताव रखा था, बस हम एक कदम देर से आए। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, हम आपकी रक्षा में सहायता के लिए यहाँ हैं। बाकी रक्षा और तैनाती का काम हमारे दोनों ठिकानों के बीच बातचीत से तय किया जा सकता है। क्यूई हानके की भौहें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर तुरंत चिड़चिड़ापन उभर आया। हमने इसे हटा दिया और आप लूट का सौदा करने आए हैं। यह तो सरासर चोरी है। अध्याय 598 अध्याय 492 युद्ध शुरू होता है। अध्याय 598 अध्याय 492 युद्ध शुरू होता है। वो हेंग एक तरफ खड़ा था, उसकी भौहें भी सिकुड़ी हुई थीं। केंद्रीय कमान की ओर से मूल सामग्रियों को अपने कब्जे में लेने और उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। यहाँ आकर वे पास के पर्वतीय अधिपति की तरह प्रतीत हो रहे थे, जो हमारे द्वारा लिए गए क्षेत्र में से अपना हिस्सा मांग रहे थे। क्यूई हानकाई ने वो हेंग की ओर देखा और आगे कहा, तुम्हें मुफ्त में कुछ फायदे चाहिए। ठीक है, लेकिन चलो बदले में कुछ ले लेते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी वो बख्तरबंद गाड़ी बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा गया, क्या मैं आपके साथ किसी व्यापार पर चर्चा कर रहा हूँ? पूरी प्रांतीय राजधानी के संसाधनों का उपयोग एक साथ करना जरूरी है। यह बेहतर पुनर्निर्माण और निर्माण के लिए है। आपने अपनी मनमानी करके हमारी मूल योजनाओं को पहले ही बाधित कर दिया है। क्यूई हानकाई शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वापस जाओ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इसके बजाय कुछ छोटे आश्रयों पर धौंस जमाओ। आखिरकार क्यूई हानके ही वह व्यक्ति था जिसे वू हेंग ने 2 शहरों का प्रबंधन करने का काम सौंपा था। वह निश्चित रूप से कुछ धमकाने वाले शब्दों के कारण आपूर्ति नहीं सौंपेगा। यदि ऐसा होता तो अन्य शहरों में व्यापार केंद्र संचालित नहीं हो पाते, क्योंकि हर दिन कोई न कोई खाद्यान्न जब्त करने की धमकी देता रहता। अचानक दूसरी ओर से भारी सन्नाटा छा गया। कुछ मशीन तोपों ने अपनी बैरलें थोड़ी ऊपर उठा ली। वॉकी टॉकी से धमकी भरे स्वर में एक आवाज फिर गूंजी, लीडर क्यू, समय बदल गया है। आपके कंकाल ठंडे हथियारों से लैस ज़ॉम्बी से निपट सकते हैं, लेकिन क्या वे बख्तरबंद वाहनों से लड़ सकते हैं? अपनी जान से मजाक मत करो। अब तक उनके स्वर में धमकी स्पष्ट हो चुकी थी।
क्यूई हानकाई वुहेंग की स्थिति के और करीब झुक गया और खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगा। फिर वॉकी टॉकी दबाता रहा, अंदाजा लगाओ क्या तुम्हारे डिप्टी कमांडर लियू और डिप्टी कमांडर हुआंग हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हैं? हम शिन्फू शहर से लड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं, सोचो कि क्या तुम हमसे जीत पाओगे? ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे पक्ष ने उनकी ताकत को कम करके आका है। उनकी लड़ाकू क्षमता का श्रेय ठंडे हथियारों से लैस कंकालों को दिया जाता है। लेकिन विचार करने पर पता चला कि यह संभव नहीं था कि वे सचमुच उन्हें नीची नजर से देखते थे, अन्यथा जिस प्रकार वे शेखी और रॉब से बोलते थे उससे तो एक साधारण छोटी सेना ने भी बख्तरबंद वाहनों को पहले ही तोड़ दिया होता। उनके दिलों में एक प्रकार की सावधानी थी, इसलिए उन्होंने शब्दों के माध्यम से उन्हें स्वेच्छा से कारखाना सौंपने और उनके साथ साझा करने का प्रयास किया। वॉकी टॉकी फिर से सक्रिय हो गया। आपके पास बात करने के लिए 5 मिनट हैं। अगर लड़ाई छिड़ती है तो हमारी फौजें शिन्फू शहर से आने वाली फौजों से भी जल्दी पहुंच जाएंगी। इसके बाद वॉकी टॉकी से सन्नाटा छा गया। क्यूई हानकै ने फिर वुहेंग की ओर देखा। हमें क्या करना चाहिए? लगता है वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। वुहेंग ने सोचा और फिर कहा, मुझे वॉकी टॉकी दे दो और तुम पीछे चले जाओ। अगर सचमुच झगड़ा हो जाए तो ध्यान रखना कि वहां कोई गड़बड़ न हो। और आप आधुनिक हथियारों की मारक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वुहेंग मुस्कुराया, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि बाहर खड़ा रहूं। जब वक्त आएगा तो मैं छिप जाऊंगा, चिंता मत करो, वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी यह बात सुनकर क्यूई हानकै को थोड़ा और सहज महसूस हुआ। उन्होंने सिर हिलाया, वॉकी टॉकी सौंप दिया और पीछे की ओर चल पड़े। वुहेंग भी तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले गए ताकि यदि लड़ाई वास्तव में शुरू हो जाए तो वे गोलीबारी में फंसने से बच सकें। किसी इमारत की ऊंची मंजिल से दोनों पक्षों की स्थिति देखी जा सकती थी। उसी समय जो उसके पास आया और बोला, चाचा मैंने 2 विमानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वुहेंग ने भी ड्रोन को मार गिराए जाने की घटना देखी थी। व्यक्तिगत ड्रोन को मार गिराने के लिए घोस्ट काफी प्रभावी था। भविष्य में यदि कोई मिसाइल आ रही हो तो घोस्ट द्वारा उसे मध्य हवा में विस्फोटित करना भी काम कर सकता है। बहुत बढ़िया। ग्लेना भी दूसरी तरफ से आई, उनके पक्ष में बहुत से लोग नहीं हैं। इस तरह की लड़ाई लोगों की संख्या के बारे में नहीं है। मुझे पता है। आपके 4 बख्तरबंद वाहनों ने समुद्री डाकू समूह के सैकड़ों लोगों को मार गिराया, ग्लेंडा ने कहा। वुहेंग ने जवाब दिया, हम मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। बाद में जाकर उन बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे लोगों को मार गिराना। ग्लेंडा ने सिर हिलाया। मेरे बारे में क्या? जियो ने पूछा। जियाओ तुम मेरी रक्षा करो। अगर कोई खतरा होगा तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा, वुहेंग ने जवाब दिया। जियाओ के चेहरे पर तुरंत मुस्कान फैल गई। ठीक है। यह देखकर कि कोई नया आदेश नहीं दिया गया, ग्लेंडा एक बार फिर गायब हो गई, तेजी से दूर खड़े वाहनों की ओर उड़ी और एक बख्तरबंद वाहन में जा बैठी। सहायता दल के बख्तरबंद वाहन में किसी ने कहा, कैप्टन 5 मिनट पूरे हो गए हैं और उनकी ओर से कोई संदेश नहीं आया है। क्रुकेट टीम लीडर ने खिड़की की दरार से अपनी सिगरेट का टुकड़ा बाहर फेंका और वॉकी टॉकी उठाते हुए कहा, मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो, युद्ध के लिए तैयार रहो, उनके कवच को हटाने को प्राथमिकता दो। कवच हाथ। अचानक क्रुकेट टीम लीडर की आवाज बंद हो गई। बाकी लोग हैरान होकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि नेता का मुंह खुला हुआ था, उसका चेहरा तनाव से लाल था, उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। उसकी गर्दन विचित्र ढंग से एक ओर मुड़ गई, जिससे कुरकुराहट की आवाज हुई। कैप्टन आपको क्या हुआ है? कप्तान क्रैक। अपने साथियों की हैरानी भरी पूछताछ के बीच कप्तान की गर्दन 180 डिग्री पीछे की ओर घूम गई और वह अपने पीछे खड़े टीम सदस्य के सामने आ गया। एक ही समय में सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके टीम लीडर की मृत्यु इस विचित्र तरीके से होगी। दुश्मन ने कैप्टन को मार डाला, पीछे की पंक्ति से कोई चिल्लाया। तभी अचानक उसका शरीर अकड़ गया। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली, सेफ्टी बंद की और पायलट सीट पर बैठे ड्राइवर को गोली मार दी, फिर बंदूक को अपनी ठुड्डी के नीचे रखकर खुद पर तान लिया। नहीं, मत करो। धमाक। गोली की आवाज हुई और आखिरी आदमी खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज खुली खिड़की से होकर बाहर तक पहुंची और अन्य लोगों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। वाहन के रेडियो पर पूछताछ भरी आवाज आई, कैप्टन आपके वाहन के अंदर क्या हो रहा है? बख्तरबंद वाहन 3, अगर आपको यह प्राप्त होता है तो जवाब दें। मैं उपकप्तान वेई गुई हूं, दस्ते की कार्रवाई की कमान संभाल रहा हूं, सभी इकाइयां लक्ष्य की ओर फायर करती हैं। वॉकी टॉकी से लगातार आवाजें आ रही थीं। बैंग बैंग बैंग। 3 बख्तरबंद वाहन आगे पीछे आग उगलते हुए आगे की ओर गोलीबारी कर रहे थे। पलक झपकते ही आंगन का द्वार टूट गया, दीवारें एक के बाद एक फट गईं और टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर पड़े। इस बीच ग्लेंडा तेजी से अगले बख्तरबंद वाहन में घुस गई, जहां अंदर गोलीबारी शुरू हो गई। मशीन तोप ने आग बंद कर दी। फिर तीसरा वाहन और चौथा। मशीन तोप से गोलीबारी शुरू होने के 1 मिनट से भी कम समय के भीतर चारों बख्तरबंद वाहनों ने एक के बाद एक गोलीबारी बंद कर दी। वे जड़ता की स्थिति में आ गए और धूल के विपरीत अंधकार में युद्ध कुल्हाड़ी चलाने वाली घनी आकृतियां धीरे धीरे ध्यान में आने लगी। मशीन गन पिकअप और ट्रक पर बैठे लोग धुएं से निकलती आकृतियों को देख रहे थे, जो सीधे नरक से निकलकर आ रही थीं, और अनजाने में ही उनकी लार निकल गई। अरे इतने सारे क्यों हैं? क्या हमें नहीं बताया गया था कि वहां ज्यादा लोग नहीं हैं? लगता है ज़ॉम्बी से ज्यादा हैं। किसी ने वॉकी टॉकी उठाया और पूछा, कैप्टन, डिप्टी कैप्टन, अगर आप यह सुन रहे हैं तो कृपया जवाब दें। बख्तरबंद वाहनों ने हमला करना क्यों बंद कर दिया है? क्या हमें हमला जारी रखना चाहिए? कृपया बख्तरबंद वाहनों को गोलीबारी जारी रखने का निर्देश दें। काफिले ने आवाज लगानी शुरू की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आवारा आवारा आवारा। उसी समय कदमों की घनी शोर भरी आवाज आई। धुएं से कंकालों के समूह फूट पड़े, दृष्टि क्षेत्र भर गया और भयंकर रूप से हमला किया। काफिले में शेष लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके सामने कंकालों की संख्या विश्राम क्षेत्र में उन्हें बताई गई संख्या से कई गुना अधिक थी और वे अभी भी बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। आग, अभी आग। लोग चिल्लाए। मशीन गनें घूम गईं, जबकि ट्रकों पर बैठे लोगों ने अपनी राइफलें पकड़ लीं। गोलियां बेतहाशा नीचे की ओर बरस रही थीं। अध्याय 599, अध्याय 493, सोने और चांदी के द्वीप पर एक कारखाना खोलना, सभी को 1000 शब्द लौटाना। अध्याय 599, अध्याय 493, सोने और चांदी के द्वीप पर एक कारखाना खोलना, सभी को 1000 शब्द लौटाना। कंकालों के बड़े बड़े समूह गोलियों से छलनी हो गए, जबकि और भी कंकाल अलग अलग दिशाओं से उमड़ पड़े और काफिले को घेर लिया। पिकअप पलट गई और ट्रक पर सवार लोगों को बाहर खींच लिया गया तथा उनकी हत्या कर दी गई। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कारों के हुड भी स्केलेटन फ्लाइंग ड्रैगन्स द्वारा जब्त किए गए लोहे के फ्रेमों से टकरा गए। वाहन डगमगाया और सड़क किनारे एक पेड़ के तने से टकरा गया। कार के अंदर बैठे लोग सीधे कंकालों से मारे गए।
लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली। एकमात्र अप्रत्याशित घटना यह थी कि बख्तरबंद वाहनों ने वास्तव में गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने फैक्ट्री क्षेत्र के अंदर बमबारी की। यद्यपि कंकालों को पहले ही उनके स्थानों से हटा दिया गया था, फिर भी काफी नुकसान हुआ। समुद्री डाकुओं पर बमबारी करना बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज हमारे साथ ऐसा होगा। ग्लेंडा दूर से वापस आई। यह खत्म हो गया है, उनका नेता मर चुका है और डिप्टी ने कमान संभाल ली है, बस थोड़ा धीमा है। कोई बात नहीं, लाभ की तुलना में ये नुकसान स्वीकार्य सीमा के भीतर हैं, वो हेंग ने अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलते हुए कहा। 4 बख्तरबंद वाहन, मशीन गन पिकअप ट्रक। वह काफी अच्छी फसल थी। यह अपने आप को आपूर्ति का एक बैच देने जैसा है। जब वह वापस नीचे आया तो फैक्ट्री का प्रवेश द्वार गोलियों के निशानों से भरा हुआ था। कई शवों को प्रवेश द्वार तक घसीटा गया। शवों को देखते हुए वो हेंग ने सीधे कहा, लाशों से सारे कपड़े उतार दो। कुछ कंकाल नीचे झुके और शवों से बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट उतारकर एक तरफ रखने लगे। उनका नेता कौन था? ग्लेंडा ने उनमें से एक की ओर इशारा करते हुए कहा, वह नेता था। वो हेंग ने तुरंत मृतकों के साथ संवाद जारी किया और शरीर अचानक जमीन से उठ बैठा। उसका सिर घूमकर उन्हें एक अजीब कोण से देखने लगा। वो हेंग ने पूछा, प्रांतीय बचाव दल ने आपको क्या आदेश दिए? निकाय ने उत्तर दिया, फैक्ट्री 35 के पास जाने, आपके साथ चलने और आपकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। वो हेंग ने भौहें चढ़ाई, क्या उन्होंने तुम्हें हम पर हमला करने का आदेश नहीं दिया था? लाश ने जवाब दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि हमला करने और अपने नेता को नियंत्रण में लेने का यह सही समय था। वो हेंग ने सिर हिलाया। प्रांतीय बचाव दल ने सीधे आदेश नहीं दिए थे। इससे 2 बातें अनुमान लगाई जा सकती हैं। एक कारण यह है कि बचाव दल बहुत अधिक दबंग नहीं बनना चाहता था, क्योंकि केंद्रीय स्टेशन हर जगह बचाव दलों को आदेश दे रहा था। दूसरी संभावना यह थी कि वे वो हेंग की ताकत के बारे में जानते थे। आखिरकार उसने आपूर्ति का आदान प्रदान करने के लिए शिन्फू शहर की कई यात्राएं की थीं। वो हेंग ने सवाल जारी रखा, मुझे अपनी बचाव टीम के अंदर की स्थिति के बारे में बताइए। शरीर 2 या 3 सेकंड के लिए रुका, फिर उत्तर दिया, प्रांतीय बचाव दल को 3 बलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सैन्य बचाव दल, तियानचेन समूह और हुआंग परिवार के कुछ सदस्य। वो हेंग ने भौहें चढ़ाई। बचाव दल में इतने सारे लोग कैसे अलग हो गए? संस्था ने बताया, शुरुआत में बेस में रसद की कमी थी और कई लोग बच नहीं पाए। वापस लाई गई रसद और जानकारी, जिसमें हथियार भी शामिल थे, के आधार पर इनाम दिए जाते थे। तियानचेन समूह और हुआंग परिवार ने जल्दी ही जनशक्ति और हथियार जमा कर लिए और एक खास प्रभाव हासिल कर लिया। वो हेंग ने भौहें चढ़ाकर शब्दों के अर्थ का विश्लेषण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि सेना ने इनाम के रूप में हथियार वितरित किए थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इन हथियारों से तियानचेन ग्रुप और हुआंग परिवार को सैन्य सहायता मिलती थी। एक निश्चित स्तर की शक्ति तक पहुंचने के बाद उन्होंने प्रभाव प्राप्त कर लिया। संभवतः यही सही समझ है, लेकिन विचार करने पर पता चला कि यह अपरिहार्य था। यदि हथियार वितरित नहीं किए गए तो अग्रणी कार्य करना या आपूर्ति एकत्र करना कठिन हो जाएगा। एक बार वितरण हो जाने पर अनियंत्रित स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। शुरुआत में अन्य बचे लोगों को बड़े पैमाने पर आग्नेयास्त्र और हथियार वितरित न करना संभवतः सही विकल्प था। इससे आसानी से जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। एक आखिरी प्रश्न। विचार करने के बाद वो हेंग ने पूछा, क्या आपकी मृत्यु के कारण बचाव दल हमारे साथ मुसीबत मोल लेने आएगा? शरीर ने सीधे उत्तर दिया, वे ऐसा करेंगे क्योंकि मैं हुआंग गुआंगपिंग का पुत्र हूं। 5वां प्रश्न समाप्त हुआ और शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हुआंग गुआंगपिंग टीम का कप्तान बचाव दल के हुआंग परिवार से था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने आदेशों का पालन नहीं किया। सैन्य बाजार और उप कमांडर लियू के साथ मेरे पहले से ही संपर्क थे। हमने पारस्परिक लाभ की कामना की, लेकिन हमने कोई भी आवश्यक उपाय नहीं अपनाया। वह वास्तव में रूढ़िवादी बचाव दल से नहीं था। वो हेंग ने 2 अन्य शवों से पूछताछ जारी रखी, जिससे उन्हें पूरे बचाव दल के बारे में कुछ जानकारी मिली। बेस की जनसंख्या लगभग 5000 थी और उनके पास हथियार अभी भी काफी प्रचुर मात्रा में थे। वहां कम से कम 20 से अधिक बख्तरबंद वाहन थे। वहां पर्याप्त मात्रा में आग्नेयास्त्र और गोला बारूद भी थे, हालांकि उनकी सटीक संख्या स्पष्ट नहीं थी और उनकी गिनती भी नहीं की गई थी। स्थिति को मोटे तौर पर समझने के बाद वो हेंग ने आगे पूछताछ जारी नहीं रखी। शेष सभी शवों को कंकाल योद्धाओं में परिवर्तित कर दिया गया। वे भी शामिल हो गए। उन वाहनों को लाने के लिए ऐसे कंकालों की व्यवस्था करो जो गाड़ी चला सकें, और फिर दीवार की मरम्मत के लिए कुछ सामग्री ढूंढो। वो हेंग ने पास में खड़े किसी व्यक्ति को निर्देश दिया। कुछ कंकाल जल्दी से बाहर निकल गए। उन्होंने पलटी हुई पिकअप को सीधा किया, पेड़ से टकराने वाले ट्रक को पीछे की ओर मोड़कर सड़क पर लाया तथा बख्तरबंद वाहनों को भी अपने साथ यार्ड में ले गए। इस बीच और अधिक कंकालों ने ढही हुई परिधि की दीवार को अस्थायी रूप से पुनः बनाने के लिए मलबा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्यूई हान भी पीछे से आ गया। चारों ओर नजर दौड़ाने के बाद उसने चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, मुझे उस फैक्ट्री की उत्पादन लाइन दिखाने ले चलो जिसका जिक्र तुमने किया था। फिर किसी को आसपास देखने को कहो कि कहीं कोई ब्लूप्रिंट तो नहीं बचा है। चूंकि बचाव दल फैक्ट्री में हमें ब्लूप्रिंट बेचने आ रहा था, इसलिए ब्लूप्रिंट रखने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए, वो हेंग ने सीधे कहा। क्यूई हान ने सिर हिलाया, वॉकी टॉकी निकाला और संक्षेप में दूसरों को निर्देश दिया। उसी समय वह वो हेंग को पीछे स्थित फैक्ट्री की इमारत में ले गया। संपूर्ण कारखाना एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। छात्रावास भवन, कैंटीन और बास्केटबॉल कोर्ट सभी अच्छी तरह से निर्मित और पूर्ण थे। इससे भी अधिक यह जेल से भी बेहतर महसूस हुआ और इसमें दमनकारी भावना का अभाव था। वे पीछे पहुंचे। फैक्ट्री की अधिकांश इमारतें भीषण आग में जलकर खाक हो गईं। शायद किसी त्वरक के कारण आग भयंकर हो गई थी। कुछ धातु की वस्तुएं पिघलकर लोहे के टुकड़ों में बदल गई थीं। शेष फैक्ट्री भवनों को बीच में एक बड़े खुले स्थान द्वारा अलग किया गया था, इसलिए उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उन दोनों ने अपनी टॉर्च जला ली और मंद रोशनी का उपयोग करते हुए अंदर घुस गए। जमीन और दीवारें खरोंच के निशानों और खून के धब्बों से ढकी हुई थीं। फिर वो हेंग ने वह उपकरण देखा जिसका उल्लेख क्यूई हान ने किया था। कार्यशाला अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। एक लंबी उत्पादन लाइन पर अभी भी बिना जोड़ा हुआ गोला बारूद पड़ा था। विनिर्देशों के अनुसार वे 23 मिनी राउंड का उत्पादन कर रहे थे। दरअसल वे मशीन तोप के गोले थे। वो हेंग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। यदि उत्पादन बहाल हो सके तो उन्हें गोला बारूद की मात्रा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य कारखानों में भी छोटे हथियारों की गोलियां हैं, काफी विविधतापूर्ण, क्यूई हान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार की प्राप्ति काफी संतोषजनक थी। कम से कम इससे पहले निर्धारित किए गए लक्ष्य तो पूरे हो गए। वो हेंग ने कहा, अगर उत्पादन बहाल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्यूई हान ने सिर हिलाया। मेरे एक भाई जो काफिले में था, उसे उपकरणों के बारे में जानकारी थी, उसने इसे देखा।
उसने कहा कि यह अच्छी तरह से संरक्षित है और बिजली मिलने पर हम उत्पादन फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, वू हेंग ने जवाब दिया। दोनों ने आगे देखना बंद कर दिया और अंधेरा होने पर वहां से चले गए। वू हेंग ने कंकालों के लिए रक्षात्मक स्थिति की व्यवस्था की। क्यूई हानकै ने छात्रावास की इमारत को साफ करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया। बाकी काम, जिसमें कारखाने के अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण करना और ब्लूप्रिंट की खोज करना शामिल था, दिन के उजाले तक इंतजार किया जाएगा। क्यूई हानकै ने वू हेंग को तैयार शयनगृह में ले जाकर फुसफुसाया, क्या हमें बचाव दल को बताना चाहिए कि उन लोगों के साथ क्या करना है? एक क्षण सोचने के बाद वू हेंग ने कहा, बस इतना कह दो कि वे चले गए। वे कहाँ गए यह भी हमें नहीं पता। क्या वे इस पर विश्वास करेंगे? वू हेंग ने जवाब दिया, हम चाहे जो भी कहें वे हम पर विश्वास नहीं करेंगे, यह सिर्फ एक बहाना है। ठीक है, क्यूई हानकै ने सिर हिलाया। वू हेंग ने दरवाजा खोला और अपने कमरे में प्रवेश किया। उसने सीमा का दरवाजा खोला और अपने कंकालों के साथ अंदर चला गया। गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर शाम बस आने ही वाली थी। वू हेंग अध्ययन कक्ष से बाहर निकलकर सीधे कंकालों के लिए कीमिया कक्ष की ओर चला गया। उसने अपने पास रखी शेल्फ से एक ऑर्गन जार उठाया, उसे अपने सामने रख दिया और चौथे स्तर का एक कॉर्पस कोर निकाला। यह एक छोटे मस्तिष्क जैसा दिखता था, जिसमें गहरे बैंगनी रंग की रक्तवाहिकाएं थीं। जार खोलकर उसने सीधे उसके अंदर कॉर्पस कोर रख दिया। अब चूंकि तीसरे स्तर का कॉर्पस न्यूक्लियस पोषण अभी तक नहीं बनाया गया था, इसलिए चौथा स्तर निश्चित रूप से अधिक कठिन होगा। लेकिन एक ज़ॉम्बी राजा की क्षमताएं अभी भी देखने लायक थीं। दृश्य पुनर्जनन दर भयावह थी। यदि शरीर की हड्डियां टूट भी गई हो या मुड़ गई हो, तो वे शीघ्र ही सामान्य हो सकती हैं। यह वास्तव में अमरता नहीं थी, लेकिन आत्मचिकित्सा की क्षमता वास्तव में अतिरंजित थी। इसके बाद वू हेंग ने एक प्लास्टिक बैग निकाला जिसमें अन्य उत्परिवर्तित शव कोर थे। 4 द्वितीय स्तरीय कोर और 300 से अधिक प्रथम स्तरीय कोर। सभी को औषधि उत्पादन के लिए साधारण कीमिया कंकालों को सौंप दिया गया। लाशों से निपटने के बाद वू हेंग ऊपरी मंजिल से नीचे उतरा। मिनी और आंद्रे विलो ने अपना भोजन समाप्त कर लिया था और वे प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे थे। स्केलेटन शेफ से कुछ खाना तैयार करने के लिए कहकर वू हेंग खाने की मेज पर बैठ गए और मिनी और आंद्रे विलो की दिन भर की घटनाओं पर चर्चा सुनते रहे। विलो द्वीप का जोनिंग किसने किया? वू हेंग ने पूछा। आंद्रे विलो ने एक क्षण के लिए सोचा, मुझे लगता है कि यह एक बौना डिजाइनर था, लेकिन मुझे उसका सही नाम याद नहीं आ रहा है। क्या हम उनसे संपर्क कर सकते हैं? वह सिटी हॉल में काम करता है। क्या आपको उसका यहाँ आना जरूरी है? आंद्रे विलो ने सवालिया निगाहों से देखा। वू हेंग ने एक पल सोचा, उसका हर काम के लिए हमेशा हमारे घर आना ठीक नहीं है। उसे कल सुबह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कॉन्फ्रेंस रूम में मुझसे मिलवाओ ताकि मैं छोटे द्वीपों के निर्माण की योजना पर चर्चा कर सकूं। हाँ गुरुजी, उसने उत्तर दिया। साधारण भोजन के बाद वू हेंग ऊपर लौट गए, जबकि दोनों महिलाएं दूसरे सत्र के लिए प्रशिक्षण कक्ष में वापस चली गईं। अध्ययन कक्ष में वू हेंग ने अपने लिए एक गिलास पानी डाला और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। पीछे झुककर वह उस दिन कारखाने में घटी घटनाओं पर विचार करने से खुद को रोक नहीं सका। बचाव दल के सदस्यों की हत्या से निस्संदेह उनके बीच तनाव बढ़ेगा। चूंकि विपक्ष में 3 गुट थे, इसलिए प्रत्यक्ष संघर्ष की संभावना बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसे तैयारी करनी होगी। कारखाने में उत्पादन श्रृंखला काफी हद तक सुचारू थी। अगर वह उत्पादन बहाल कर पाता तो गोला बारूद की जरूरतें पूरी कर सकता था। कच्चा माल, बिजली, मुझे समाधान के बारे में सोचना होगा। वास्तव में सामग्री प्राप्त करना कठिन नहीं था। बारूद, आवश्यक धातुएं, चाहे वह तांबा हो या स्टील, पर लोग इनकी आपूर्ति कर सकता है। गोल्ड और सिल्वर आइलैंड सभी जगह के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए एक सभा स्थल था। इन संसाधनों को प्राप्त करना कठिन नहीं होना चाहिए। नहीं, कच्चे माल को लगातार सीमा द्वार से ले जाना भी थोड़ा परेशानी भरा काम है। बचाव दल का भी मामला है। अगर मैं किसी दिन यहाँ नहीं रहा तो वे फैक्ट्री पर कुछ गोलियां बरसा देंगे। अध्याय 600 अध्याय 494 कुछ पैसे दो अध्याय 600 अध्याय 494 कुछ पैसे दो। फिलिपा की बातें सुनकर वू हेंग को भी यह समुद्री डाकू समूह याद आ गया। मैड लायन पायरेट ग्रुप भी एमराल्ड सागर में एक बहुत प्रसिद्ध बड़ा समुद्री डाकू समूह था। और गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर अंतिम लड़ाई के बाद चूंकि मैड लायन समुद्री डाकू समूह का झंडा पाया गया था, इसलिए यह मान लिया गया कि उनका सफाया हो गया है तथा उन पर रखा गया इनाम भी हटा दिया गया। अब वे पुनः प्रकट हो गए हैं और अपने मार्ग पर जहाजों को लूटना जारी रखने का इरादा रखते हैं। या तो मैड लायन समुद्री डाकू समूह ने पिछली बार गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर लड़ाई में पूरी तरह से भाग नहीं लिया था, या फिर वे इतने भाग्यशाली थे कि बच गए और उन्होंने एक नया समुद्री डाकू समूह बना लिया। फिलिपा की आवाज फिर से सुनाई दी, गुस्से से आग बबूला होते हुए। यह वही समुद्री डाकू समूह था जिसने मुझे धोखे से बाहर जाने के लिए उकसाया था, यह दावा करते हुए कि मैं उनके संगठन का जासूस हूं। अगर उन समुद्री डाकुओं में मेरे 2 दोस्त न होते तो शायद मैं उनके हाथों मर जाता। वू हेंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसने फिलिपा को पहले भी समुद्री डाकुओं के एक समूह द्वारा पकड़े जाने और कैद किए जाने की बात कहते सुना था। अब ऐसा लग रहा था कि यह काम इस पागल शेर समुद्री डाकू समूह द्वारा किया गया था। उसने एक पल सोचा, फिर बोला, समुद्री डाकुओं के समूह ने अपना झंडा नहीं बदला है, इसलिए बहुत संभव है कि उनका कप्तान अभी भी जिंदा हो। पास आते समय सावधान रहना। जहां तक फिलिपा के अधीन जहाजों का सवाल है, साधारण समुद्री डाकुओं को हराना अभी भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन स्तर 15 के पेशेवर अभी भी खतरे में हो सकते हैं। फिलिपा ने आगे कहा, तो मैं वो उपकरण इस्तेमाल करूंगी जो आपने मुझे दिया था। आपने कहा था कि गोला बारूद कम है, इसलिए मैं उसे इस्तेमाल करने से हिचकिचा रही हूं। आगे बढ़ो, इसमें काफी प्रतिक्षेप है, इसलिए पहले कुछ राउंड जहाज के पतवार पर निशाना लगाओ। अब चूंकि कारखाने का अधिग्रहण हो चुका था, इसलिए उत्पादन पुनः शुरू करने के प्रयास चल रहे थे। यद्यपि गोला बारूद की अभी भी कमी थी, फिर भी उसे जानबूझकर बचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, मैं उन कमीनों को धूल में मिला दूंगी, फिलिपा ने उत्सुकता से कहा। आखिरकार गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर लड़ाई, यही कारण था कि वू हेंग द्वीप पर प्रसिद्ध हो गया और फिलिपा हमेशा से इन हथियारों की शक्ति को आजमाना चाहती थी। वह एक बार भी उनका उपयोग किए बिना वापस लौटने से संतुष्ट नहीं हो सकती थी। हम सुरक्षित रहो। फिलिपा हंसी, ठीक है, और कुछ? अगर कुछ नहीं है तो मैं जहाजों को जल्दी आने का हुक्म दूंगी। वू हेंग ने कहा, आगे बढ़ो, इसके बाद घर लौटने की तैयारी करो, तुम कुछ समय के लिए बाहर हो। फिलिपा ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मुझे भी आपकी याद आ रही है, मैं अब बाहर जा रही हूँ, अलविदा पिताजी। दूसरी ओर से संपर्क टूट गया और सन्नाटा छा गया। वू हेंग ने रेडियो का माइक्रोफोन भी लटका दिया और अपने बगल में रखी एमरल्ड सैंड टेबल को भी हटा दिया। वह उस ओर चला गया जहां एक और रेडियो रखा था और एक लॉगबुक उठाकर उस पर नजर डाली। यह शानेला रेडियो का रिकॉर्ड था।
लॉगबुक को पहले ही एक संदेश प्राप्त हो चुका था। बहुत संक्षिप्त। मैं बंदरगाह पर पहुंच गया हूं, चिंता मत करो। ऐसा लग रहा था कि वुड एल्फ का स्थान नजदीक नहीं था, इसलिए वहां पहुंचने में इतना समय लग गया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे रेडियो से अनभिज्ञ थे या उनका मूड खराब था। अतीत में शानेला उससे बात करने के लिए बहुत इच्छुक थी। अब इतने लंबे समय के बाद बस कुछ शब्द। लेकिन वह अधिक सहज महसूस कर रहा था। शनेला के साथ कोई खतरा नहीं था और वह उसे भूली नहीं थी। उसने लॉगबुक वापस रख दी और सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। उन्होंने 2 नौकरानियों के साथ नाश्ता किया। फिर वह एक गाड़ी लेकर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट चला गया। द्वीप प्रभु के भवन की गाड़ी। इसे 2 कंकालनुमा घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। गाड़ी पर गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड और कंसोर्टियम के प्रतीक चिन्ह और उत्कीर्णन अंकित थे, जिससे यह काफी भव्य दिखाई दे रही थी। ये कंकाल घोड़े पिछली बार स्नेक बैच कंसोर्टियम द्वारा घुड़सवार सेना के लिए खरीदे गए घोड़ों से बचे हुए थे और अब इनका उपयोग गाड़ियां खींचने के लिए किया जाता था। उन्होंने द्वीप स्वामी के भवन के लिए कुछ और शानदार गाड़ियां खरीदने पर विचार किया था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें चलाना कंकाल घोड़ों जितना अच्छा नहीं लगा। गाड़ी तेजी से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गई। वो हेंग कंसोर्टियम जाने के लिए बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतर गए, जबकि आंद्रे विलो सिटी हॉल की ओर बढ़ते रहे। पूरे द्वीप का नया प्रभारी होने के कारण नगर भवन में काम बहुत व्यस्त था। समय के साथ चीजें स्थिर हो जाएंगी और आंद्रे विलो इतने व्यस्त नहीं होंगे। वह कंसोर्टियम हॉल में दाखिल हुआ। स्टाफ और कंसोर्टियम की टीमों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वो हेंग मुस्कुराया और जवाब दिया, फिर सीधे स्टीवर्ड के कार्यालय की ओर चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से शिलिगुई की आवाज सुनकर वह तुरंत आगे बढ़ गया। कमरे के अंदर शिलिगुई एक डेस्क के पीछे बैठी थी, जबकि एक अन्य सुनहरे बालों वाली एल्फ लड़की सहायक के पद पर बैठी थी। वह शिलिगुई से मिलती जुलती थी, हालांकि उसके चेहरे के भाव अधिक परिपक्व दिखते थे और उसमें शिलिगुई की युवापन वाली मोटाई का अभाव था। उसका आकार कुछ हद तक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था, जो उसके स्वरूप से मेल नहीं खाता था। वो हेंग को प्रवेश करते देख शिलिगुई की अभिव्यक्ति तुरंत उज्जवल हो गई और उसने एक तरफ देखा। हल्की खांसी के साथ उसने कहा, वो हेंग, तुम बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए, मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय करा दूं। यह मेरी सहायक है। फिर उसने सहायक से कहा, वह द्वीप स्वामी वो हेंग हैं। हम दोनों उपकार्यकारी के रूप में सेवा कर चुके हैं और साथ साथ लड़े हैं। छोटे बालों वाली योगिनी मुस्कुराई, 2 कदम आगे बढ़ी और हल्का सा झुककर बोली, द्वीप स्वामी वो हेंग, मैं नई सहायक शियाली हूं और मैं शिलिगुई की बहन हूं। उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, वो हेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शिलिगुई ने बीच में कहा, हम काम पर हैं, अभी इस बारे में बात नहीं करते। छोटे बालों वाला एल्फ फिर भी मुस्कुराया, आइलैंड लॉर्ड कृपया बैठिए। मैं एल्फ रेस से आपके लिए कुछ स्थानीय फूलों वाली चाय लाया हूं। यह कहकर वह एक तरफ चली गई और चाय बनाने लगी। वो हेंग किनारे पर बैठ गया। शिलिगुई ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, आज तुम यहाँ क्यों आए? वो हेंग ने कहा, मैं बस यह देखने के लिए रुका था कि द्वीप पर हाल फिलहाल हालात कैसे हैं। सब ठीक है, द्वीप पर व्यापारी बेड़ों की संख्या बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आपको विस्तार कार्य फिर से शुरू करने पर विचार करना चाहिए। शिलिगुई ने एक पल सोचा और फिर सीधे कहा, गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर अधिक व्यापारी बेड़े एक अच्छा संकेत थे। इससे स्थानीय लोगों की आय और कुछ संबंधित करों में भी वृद्धि हुई। अभी भी केवल कुछ ही व्यापारिक कारवां थे जिनकी वू हेंग ने सिफारिश की थी। व्यापार करने के लिए द्वीप पर आने वाले अधिकांश बड़े और छोटे कारवां को अभी भी कर का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, वर्तमान निर्माण का पैमाना भी बढ़ता गया। थोड़ा भीड़भाड़ वाला लग रहा था। सहायक चाय लेकर आया। वो हेंग ने उसे धन्यवाद दिया और आगे कहा, मैं इस बार इस मामले पर चर्चा करने आया हूं। मैं शहर के विस्तार को फिर से शुरू करने और बंदरगाहों को बढ़ाने की योजना बना रहा हूं। एसोसिएशन के जहाजों और व्यापारी जहाजों को अलग अलग गोदी में अलग करना चाहता हूं। हम अच्छा विचार है, शिलिगुई ने सहमति जताई। वो हेंग ने उसकी ओर देखा, तो एसोसिएशन और द्वीप के लिए एक समर्पित बंदरगाह का निर्माण करने के लिए एसोसिएशन से कुछ धन का योगदान मांगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, है ना? शिलिगुई ने जो पानी अभी अभी पिया था वह बाहर छलक गया। घबराहट में उसने अपनी छवि बचाने की कोशिश करते हुए उसे पोंछ दिया और नाराज होकर बोली, तुम मुझसे इतनी देर तक बात करते रहे क्या सिर्फ पैसे मांगने के लिए? हम सबकी खुशी के लिए मिलकर निर्माण करते हैं, है ना? आप मुख्यालय को एक समर्पित बंदरगाह के लिए अलग से अनुरोध लिख सकते हैं। मैं सीधे निर्माण का प्रस्ताव रखूंगा ताकि मुख्यालय धन आवंटित कर सके। कैसा लग रहा है? वो हेंग ने चाय की चुस्की ली। शिलिगुई की आंखें चौड़ी हो गईं। आप अभी भी मुख्यालय से पैसा चाहते हैं? यह कैसा लुक है? शिलिगुई ने सिर हिलाया, मैं यह नहीं लिखूंगी। मैं एक स्टीवर्ड हूं, मैं ये काम नहीं करती। वो हेंग ने जोर देकर कहा, ऐसा नहीं है कि हम पैसे की धोखाधड़ी कर रहे हैं, यह एक वास्तविक बंदरगाह के लिए है। यह अभी भी अनुचित है। अगर यह बात बाहर आ गई तो बहुत शर्मनाक होगा। शिलिगुई ने फिर भी इनकार कर दिया। वो हेंग ने समझाना जारी रखा, अब जब बेड़ा बढ़ गया है तो मौजूदा बंदरगाह पर्याप्त नहीं है। बेड़ों को अलग करना उचित है। इसमें शर्मिंदगी कैसी? आप बस एक लिख दीजिए और हम बाद में मंजूरी पर बात कर सकते हैं। शिलिगुई ने एक क्षण के लिए सोचा। उन्होंने केवल इतना कहा, मैं इस पर विचार करूंगी और आपको उचित समय पर सूचित करूंगी। हम कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर मंजूरी नहीं मिली तो हम खुद ही बना लेंगे। शिलिगुई ने उसे देखा, लेकिन अधिक कुछ नहीं कहा। वो हेंग ने एल्फ रेस की फूलों वाली चाय का एक और घूंट लिया और खड़े हो गए। मैं सम्मेलन कक्ष का उपयोग करूंगा, हम किसी और समय बात करेंगे। शिलिगुई ने सिर हिलाया। वो हेंग सीधे एसोसिएशन के सम्मेलन कक्ष में गए। सम्मेलन कक्ष में थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद कमरे का दरवाजा फिर से खटखटाया गया। एक स्टाफ सदस्य एक बौने के साथ आया। बौने ने काले रंग का सूट पहना हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे तथा उसने काले फ्रेम वाला चश्मा लगा रखा था। द्वीप मास्टर, सिटी हॉल से श्री यूसुफ ने कहा है कि आपने उन्हें बुलाया था, कर्मचारी ने कहा। बौने ने झुककर कहा, यूसुफ, आपकी सेवा में द्वीप स्वामी। मैं ही वह व्यक्ति हूं जो उसे देखना चाहता था। वो हेंग ने सिर हिलाया, फिर बौने से कहा, बैठो। स्टाफ सदस्य चला गया। बौना सम्मेलन की मेज के एक ओर बैठ गया। वो हेंग ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, क्या यह आप ही थे जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर आइलैंड का समग्र डिजाइन पूरा किया था? बौने ने कुछ आशंकित होकर सावधानी से उत्तर दिया, यह हमारी टीम ने पूरा किया है। अगर द्वीप स्वामी को कोई पहलू अनुपयुक्त लगता है तो हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। पूरे शहर का डिजाइन एक अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया जा सकता। टीम दृष्टिकोण अधिक उचित है। वो हेंग ने कहा, मैं आपके डिजाइन से संतुष्ट हूं। बौना स्पष्ट रूप से शांत हो गया, उसकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। वो हेंग ने फिर कहा, मैंने आपको विस्तार क्षेत्र में निर्माण कार्य फिर से शुरू करने पर चर्चा करने के लिए यहां बुलाया है।
आपको साइट पर काम के समन्वय के लिए लोगों की व्यवस्था करनी होगी। बॉने को एहसास हुआ, इसमें कोई समस्या नहीं है, मैं किसी भी समय किसी को फॉलोअप के लिए भेज सकता हूँ। अच्छा, जब तुम वापस जाओ तो इंतजाम कर लेना। कल निर्माण कार्य फिर से शुरू होगा और तुम सुबह किसी को भेज सकते हो, वू हेंग ने सख्ती से निर्देश दिया। ठीक है। वू हेंग ने गोल्ड और सिल्वर आइलैंड का एक खाका निकाला और साथ ही कहा, मुझे यह भी चाहिए कि आप साइट की निगरानी जारी रखें। बॉने ने पूछा, सर क्या आपकी कोई विशिष्ट डिजाइन आवश्यकताएं हैं? वू हेंग ने एक पल सोचा, सबसे पहले व्यावसायिक जिले और आवासीय क्षेत्रों का विस्तार जारी रखें। दूसरा, एक नया बंदरगाह बनाएं। नागरिक और संघविशिष्ट बंदरगाह अलग अलग होने चाहिए। तीसरा, कुछ कार्यात्मक इमारतों के लिए एक स्थान चुनें जहां गोपनीयता और आसान परिवहन की आवश्यकता हो। बॉने ने बातचीत के साथ साथ मेज पर नोट्स भी रखे। तीनों बिंदुओं को दर्ज करने के बाद उन्होंने कहा, मैंने सब लिख लिया है। वापस आते ही मैं डिजाइन का इंतजाम करूंगा। अच्छा, डिजाइन तैयार हो जाए तो आंद्रे विलो को बता देना। वो मुझे बता देंगी, वू हेंग ने निर्देश दिया। समझ गया सर। जब उनकी बातचीत समाप्त हो गई तो वू हेंग ने बॉने को प्रक्रिया में तेजी लाने की सलाह दी। बॉना फिर खड़ा हुआ, झुककर प्रणाम किया और सीधे कमरे से बाहर चला गया। वू हेंग भी सम्मेलन कक्ष से बाहर निकले और कुछ खाद्य सामग्री खरीदने के लिए लाइट हाउस स्ट्रीट चले गए। वह अपने निवास पर लौट आया। वह सीमा द्वार से होते हुए ज़ॉम्बी दुनिया में चला गया। सैन्य कारखाने में वू हेंग सीमा द्वार से बाहर आया और सीधे नीचे की ओर चला गया। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे महसूस हुआ कि माहौल ठीक नहीं है। कंकालों की एक बड़ी सभा एकत्र हुई और दीवारों पर खड़े कंकालों ने बंदूकें लेकर तैयार रहने के बजाय अपने हथियार बाहर की ओर तान दिए। एक जीवित व्यक्ति शीघ्र ही वहां आ गया। वह क्यूई हानके के आदमियों में से एक था जो डोंगान गांव से साथ आए थे। पास आकर उसने धीमी आवाज में बताया, राजा, बचाव दल आ गया है। बाहर कई बख्तरबंद गाड़ियां हैं। बचाव दल आ गया था। कल की टीम की जांच करने के लिए। हाँ, मरने से पहले उन्होंने जरूर कोई संदेश दिया होगा। दूसरे पक्ष को यकीन है कि हम ही हत्यारे हैं। वू हेंग ने भौहें चढ़ाई, क्यूई हाकाई कहाँ है? सिस्टर क्यू सम्मेलन कक्ष में उनके साथ बातचीत कर रही हैं। मुझे वहां ले चलो, वू हेंग ने आदेश दिया। राजा, इस तरफ। वह आदमी हमें एक कार्यालय भवन में ले गया। जैसे ही वे दालान में दाखिल हुए, उन्हें गर्जना की आवाजें सुनाई दी। अगर तुम लोगों को नहीं सौंपोगे तो मैं तुम सबको इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। यह मत सोचो कि तलवारों और बंदूकों से खेलने वाले कंकालों का झुंड आधुनिक सेना के सामने टिक सकता है।